आप सभी जानते हैं। जैसा भी आप सभी के कैमरेज भी ऑन हैं। और सबसे पहले तो सभी को सादर प्रणाम और अभिनंदन, अभिवादन कि आप सभी को एक विशेष समय पे जुड़ने का मौका मिल रहा है। विशेष समय से सिर्फ आज का नहीं, बल्कि ये जो समय चल रहा है उस विशेष समय के लिए सबसे पहले आपके आचार्य श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन उनका भी। कि वैसे तो उन्होंने जितनी भी बातें कही, अब इतना फर्क नहीं पड़ता है कुछ चीजों का, किन चीजों का, उन चीजों का जिसके अंदर हमारा साधुवाद होता है, जिसके अंदर कोई भी बड़ाई होती है हमारी। कि जब हमें ये समझ आ जाता है कि यदि आपकी तारीफ हो तो ऐसा लगे जैसे आपके गुरु की तारीफ हो और आपकी यूनिवर्सिटी की तारीफ हो, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें उस भूमि से जुड़ने का मौका मिला, कि हम वहां से कुछ सीख पाए और पढ़ पाए। उन शब्दों का कहीं ना कहीं मोल डायरेक्ट जाता है गुरु चरणों में। आइए हम आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं और एक बहुत ही स्पेशल जर्नी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, कमर गर्दन को सीधी कर लें, गहरी लंबी सांस, श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करेंगे। हम अपनी सभी कक्षाओं की शुरुआत महामंत्र गायत्री मंत्र से करने वाले हैं। जिनको भी अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान करना हो वो वाली प्रेयर या फिर वो वाला मंत्र भी पढ़ सकते हैं मन ही मन। पर यह ध्यान रहे कि आप सभी को उस परम सत्ता से, उस डिवाइन एनर्जी से, उस गॉड से, उन आप जो भी आप नाम रखें स्पिरिचुअल एनर्जी से या सुप्रीम से, और वास्कर क्योंकि हम कह रहे हैं गायत्री महामंत्र, यानी कि हमारे सद्बुद्धि देने वाला मंत्र, भगवान सविता देवता सूर्य देवता का मंत्र, उनसे हम जुड़ते हैं। संडे है, सूर्य का दिवस। आइए हम सभी एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र के साथ इस नई राह पे चलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सभी शक्तियां, वो सभी ऊर्जा और वो सभी कविता, जितने भी सद्गुण हैं, वो सभी हम सभी के ऊपर इस तरह बरसें कि हम उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आगे आए। लोक कल्याण से आत्म कल्याण की भावना के साथ गायत्री में एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। जी। आप सभी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। आप में से कुछ योगा शिक्षक हैं, कुछ प्राचार्य हैं, कुछ अलग अलग अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। हम जो विषय को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस कोर्स को कवर करेंगे दैट इज योगा साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि योग और जिसके अंदर मनोविज्ञान का अपना एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और हम पूरा साइकोलॉजी को, मन को और ये सारी चीजों को अच्छे से ना सिर्फ समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम इसे ना सिर्फ अपने जीवन में उतारें, बल्कि यदि आपके क्लाइंट्स आते हैं तो उन क्लाइंट्स को कैसे आप समझेंगे। क्योंकि ज्यादातर जितने भी रोग होते हैं उसमें से 80%, यानी कि कुछ कुछ जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि सभी रोगों का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं मन ही है। उसका भी मैं बताऊंगी कि कैसे सभी रोगों का कारण मन हो सकता है। सारी चीजें जानेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम कंसिडर करेंगे क्लास के एंड में। और क्योंकि 2 घंटे की क्लास होने वाली है, बीच में आपको एक छोटा सा ब्रेक दिया जाएगा 1 घंटे के बाद। ठीक है, और उस बीच में अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा भी सकता है 5-10 मिनट के लिए, बट अदरवाइज आप क्वेश्चंस के लिए भी रुक सकते हैं। वही हमारे लिए क्वेश्चन आंसर का सीक्वेंस रहेगा। 2 घंटे, वैसे 2 घंटे हैं पर 15-15 मिनट्स या फिर 10-10 मिनट्स के हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ताकि आपके भीतर जो भी क्वेश्चंस हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस, उनको हम ना सिर्फ आंसर कर पाए बल्कि आपको एक इंसाइट डेवलप हो सके कि कैसे उसे पूरा करना है।
ठीक है। यदि आप एक्सपीरियंस की बात करें तो हम पूर्ण रूपेण जो जो विषय पढ़ाते हैं या फिर जिसका अध्ययनरत हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट लेवल पे जा रहा है, उसमें से सबसे पहले है भारतीय ज्ञान प्रणाली, IKS। आप सभी इसको जानते होंगे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको प्रमोट कर रही है। योग है, मनोविज्ञान है, ठीक है। उसके अलावा सकारात्मक मनोविज्ञान एक नया, आप समझ सकते हैं, फील्ड है। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, यानी कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। और अध्यात्म के बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ साइंस के बल पे आगे नहीं जा सकते हैं और सिर्फ अध्यात्म के बल पे भी नहीं जा सकते, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसको हम ध्यान में रखते हुए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी के पास एक कॉपी पेन या फिर नोट पैड या फिर आईपैड, जो भी आप यूज करते हैं जिसके अंदर आप थोड़े बहुत नोट्स बना पाए, वो चाहिए रहेगा हमें। उसके अलावा आपको अगर कोई लेक्चर या फिर कोई यूट्यूब लिंक या फिर कोई PDF दी जा रही है, तो आप उसका थोड़ा सा समय निकाल के उसको रीड कर लें। जिन्हें रीड करना इतना ज्यादा लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, वो कम से कम यूट्यूब वाले लिंक को सुन लें या फिर उसका एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें, जो भी आपको PDF दी जाए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप हमसे नहीं, हम आपसे पूछेंगे। पहला प्रश्न ये है कि योग है क्या, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अनम्यूट करूंगी तो फिर आप अनम्यूट कर देंगे। हम तीन आंसर्स लेंगे, सबसे पहले कि योग क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन, आप बस हैंड रेज करें और फिर हमारा कम्युनिकेशन शुरू होगा। बताइए। हाँ, मैं स्वप्निल जी, लूंगा, मैं आप। तो कर जानता हूँ। ललिता का। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। नमस्ते मैडम। सादर प्रणाम, आपका शुभ नाम? स्वप्निल कोकाटे। जी जी, बताइए। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैडम, योग मीन्स जुड़ना। जुड़ना, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। आपने एक शब्द में योग का वास्तविक अर्थ बता दिया है। जुड़ना, जुड़ना या फिर एक तरीके से योग होना, युग, ठीक है, युज धातु से बना है। ठीक है, सेकंड आंसर किनका लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्नल जी। नेक्स्ट आंसर चांदनी जी, आप बताना चाहेंगी अनम्यूट करके? योग योग प्रणाम मैम। योग का अर्थ होता है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आपने इसकी डेफिनेशन बता दी, वर्ड मीनिंग हमें पता चल गया है, डेफिनेशन हमें। प्रश्न पूछा जाए चांदनी, चित्त क्या है? मन। है? चित्त अपना मन। चित्त अपना मन को शांत करके अपनी वृत्तियां, मतलब जो अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, मन को शांत करना ही योग है। चित्त की वृत्तियां मतलब मन के अगर अंदर जो चित्त भी मन चल है रहा है। तो फिर यहाँ पे ये डेफिनेशन क्यों नहीं आएगी? मन वृत्ति चित्त, ऐसे क्यों नहीं आया? ये नस- यानी कि चित्त सिर्फ मन तो नहीं है। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में। हाँ, यस अभी मैम, बेहतर होगी। हम्म। हाँ, अभी अपने आप बेहतर हो गई होगी, ठीक है। एक सेकेंड। अब एक बात बताइए, बेहतर है पहले से? हाँ ठीक है, हम्म, बेहतर है। ठीक है। मेरा प्रश्न यह था कि आपने कहा चित्त तो मन है, तो हाँ, फिर वहां पे ये क्यों नहीं लिखा आया कि योगस मनस वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति मन निरोध मन में? की जितनी भी सोच है, अपनी जो सोच है उसके ऊपर नियंत्रण करना, उसको काबू में करना, पर एकदम हम शांत विचारों होना। को काबू में कर सकते हैं क्या? मतलब आप चाहें और विचार ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं। यानी कि चित्त सिर्फ मन तो नहीं है। तीसरी डेफिनेशन योग की, फिर हम इस पे भी आएंगे। तीसरी डेफिनेशन योग की, जी, योगाचार्यों से निवेदन। हरिओम मैम।
हरिओम जी, बताइए। आपका शुभ नाम समत्तम पहले। अ, मेरा नाम रंजीत है। मैं स्टूडेंट हूँ, आचार्य कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा। जी। श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार समत्तम योग उच्यते, जी। व्यक्ति को समभाव में जीना ही योग है। समभाव में जीना ही योग है, समभाव का अर्थ बता दीजिए। अ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। व्यक्ति आजकल के जीवन में जो व्यक्ति आमतौर पे किसी भी चीज के लिए लाभ हानि, मतलब मैं माता जी इसमें है कि आजकल के जो है जो चल रहा है जीवन में, किसी भी चीजों के लिए घबरा जाना कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, करियर में क्या होगा, कोई घटना आ गई, उसमें मतलब समभाव नहीं है, लोग विचलित हो जाते हैं। तो समभाव में ही अपने जीवन को जीना योग है। बहुत अच्छा, यानी कि कैसे भी परिस्थिति हो भाव सम रहना चाहिए। वो जो सम भाव है वो कौन सा भाव होना चाहिए? ऐसे बिल्कुल एक ना खुश हो ना दुखी हो, ऐसा क्या होना चाहिए? समभाव का अर्थ बताइए। हम दुखी में हम परेशान नहीं होंगे, सुखी में खुश नहीं होंगे, तो क्या रहेंगे? यह भी तो बताइए। बोलियो मैम। बोलूँ मैं? हाँ जी, बताइए। कंट्रोल में रहने के लिए बात। कंट्रोल में। हाँ, सुख में भी ज्यादा खुश नहीं होने का, दुख में भी ज्यादा मतलब भावुक जैसा नहीं हो जाने का। तो फिर ऐसे मतलब मुस्कुराना का ज्यादा नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे बस आनंद में, ऐसा? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं मतलब। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी तो बड़े आनंद में रहते थे, बहुत हंसते थे। कुछ तो डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है। योग चित्त वृत्ति निरोध, यहाँ पे ज्यादातर आप योग के प्राचार्य भी हैं। चित्त का अर्थ कोई भी बता दीजिए, अभी योग की डेफिनेशन 3 हो गई है हमारी। अब आप चित्त का अर्थ बता दीजिए, जिन्हें भी पता है। अंतःकरण। चित्त मतलब आप पहले एक बार बताइए, कौन बोल रहा है? हम्म। मन, बुद्धि प्लस अहंकार, ये तीनों मिला के चित्त होता है। आपका शुभ नाम जिन्होंने भी बताया। मेरा नाम नीलकंठ मिश्र है। बहुत सुंदर नीलकंठ जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मन बुद्धि अहंकार ये सब मिला के चित्त होते हैं, पर इसको तो हम अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलके भी अंतःकरण चतुष्टय होता है। तो ये दोनों मिलके मुझे कैसे जितनी जानकारी थी वो मैंने बता दी आपको। इससे ज्यादा जो विशेष है वो आप बताएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने जो जानकारी ली है वो एकदम सही सटीक ली है, आपने बहुत अच्छा बताया है। हम प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहे हैं ताकि हम आपको बताएं, इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप अपने मन को, चित्त को, जो भी है उसको आप उस सत्ता के साथ जोड़ पाएं जहां से आपके पास उत्तर आए। जब आप सोचते हैं, जो छोटे बच्चों का कार्य होता है, सोचना, क्यूरियस होना, पता लगाना, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और रट लिया और वही हमारी परिभाषा हो गई, उसको अपना लिया और एक रोग है उसको ठीक करने के लिए ये करवाना है तो वो करवा दिया और हमारा कार्य पूरा हो गया। यानी कि कक्षा के आरंभ में मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी के भीतर वो उत्सुकता, वो प्रश्न पूछने की क्षमता, वो अपने भीतर उतरने का साहस, वो योग के पथ पर चलने की शक्ति, वो सारी चीजें आपके भीतर से धीरे धीरे करके उदय होने लगे। और जैसे ही ये होना शुरू हो जाएगा तो आप वास्तव में एक सही पथ का चुनाव कर रहे होंगे। सिर्फ उतना हम नहीं करने वाले हैं कि हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टीचर बन के रह जाने वाले। सबसे पहला जो चेंज आएगा वो आपके भीतर आएगा। और आप सबने, जितनों ने भी बताया है, सबने बिल्कुल सही बताया, और आप सबके लिए मैं अभिनंदन भी करती हूँ। ठीक है, बहुत उत्तम। और नीलकंठ जी, आपने भी बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, अब मैं आपको योग के प्रारंभ में लेके जाती हूँ। आप हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी लोग।
कक्षा को हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके भीतर वो क्यूरियोसिटी भी जाग गई होगी कि वास्तव में चित्त है क्या। अभी तक तो डेफिनेशंस भी पढ़ लिए हैं, योग भी पढ़ मैम लिया, थिंक ये का हो क्या मतलब रहा है। थिंक या थॉट। चित्त का मतलब थिंग्स या थॉट, थॉट तो विचार होते हैं। तो विचारों का ही रुक जाना, मतलब वृत्ति का निरोध हो जाना। विचारों का रुक जाना वृत्ति का निरोध हो जाना होता है। क्या सिर्फ विचार ही वृत्तियां हैं? और भी वृत्तियां हैं। भावों का ना रुकना हुआ तो मैम चित्त आप में नहीं। जो भावनाएं उठती हैं उन भावनाओं को चित्त कहते हैं। तरंगी नहीं, भावनाएं। मैम मैं ठीक है। बोलूं? अच्छा, ये आखिरी उत्तर होगा, आप एक बार बोलिए, उसके बाद फिर हम योग पे आ जाएंगे वापस। बोलिए। चित्त का मतलब जो भूतकाल में जो घटना घड़ी उसको याद करना, उसको बोला जाता है चित्त। और जो वर्तमान में दिव्य घटना घट रही है, वो भी तो चित्त का ही एक पार्ट है, उसमें भी तो चित्त की घटनाएं भी तो हो रही हैं। खैर, अच्छा है कि आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सोच रहे हैं, समझा रहे हैं। अब हम वापस से योग पे आ जाते हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि चित्त है क्या। ठीक है, पहले योग पे आते हैं। वो योग युद्ध पास्ट धातु प्रेजेंट। से। अभी आप सभी म्यूट हो जाइए। आप अपने अपने आइकन में जहां पे भी म्यूट है वहां पे म्यूट रहिए, और जब मैं प्रश्न पूछूंगी तब आप रेडी रहिएगा। ठीक है। अभी आप अपने आप को पूरा तरीके से खाली कर दीजिए, यानी कि आपको कोई ज्ञान नहीं योग का। अब आप आइए योग को जानने के लिए। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सही हैं, कुछ चीजें गलत हैं, कुछ सही गलत नहीं, कुछ मत सोचिए। बस इतना समझने का प्रयास कीजिए कि आप हैं। इतना समझने का प्रयास कीजिए कि आप श्वास ले रहे हैं और वर्तमान में अस्तित्व में हैं। पर क्या अस्तित्व में है, ये भी नहीं पता। ठीक है। हम कौन हैं, एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है। मैं कौन हूं, या फिर हु एम आई, मैं क्या हूं, ये प्रश्न भी उठता है। और इसी प्रश्न से आरंभ हुई दर्शन शास्त्र, या फिर दर्शन का आरंभ हुआ। हम क्या हैं, यह ब्रह्मांड क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है, ऐसे ऐसे प्रश्नों से ये सारी चीजें शुरू हुई। पर जब हम योग की बात करते हैं और उसको एकदम ओरिजिन से जानने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, तो हमारी पहली चीज जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि युज का अर्थ है, या फिर योग का अर्थ है जुड़ना। वास्तव में तीन अर्थ हैं योग के, युज समाधो ऐसे ऐसे करके तीन उसके अर्थ हैं। आप सबने वो पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी। यानी कि योग का अर्थ समाधि भी है, योग का अर्थ जुड़ना भी है। ठीक है। यहाँ पे जब महर्षि पतंजलि योग सूत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाएगी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट महर्षि पतंजलि योग सूत्र एज एन योगा फिलोसफी, तब हम योग को समाधि मानेंगे। ठीक है। समाधि यानी कि वो जुड़ना हो गया, घट गया, दैट मीन्स इट इज हैपनिंग ऑलरेडी, वो योग है। ठीक है। प्लस प्लस करके वो जुड़ चुका है, एक हो गया है। ठीक है, वो योग हो गया। डन। पर जब हम बात करते हैं बाकी के परिप्रेक्ष्य में, वह योग कर रहा है या फिर योग करवाना है, तो अक्सर थोड़ा सा ये समाधि से हटके हो जाता है ना। तो वहां पे हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि योग का मतलब होता है थोड़े आसन करवाना, थोड़े प्राणायाम करवाना, थोड़ा मेडिटेशन हो जाना। ये हमारा नॉर्मल इंसाइट। आप में से काफी लोग इससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, बट बाकी सबको भी बताने की आवश्यकता है कि मात्र आसन प्राणायाम ध्यान थोड़े थोड़े एक्सपेक्ट में करा देना, ये योग नहीं है। ठीक है। आसन योग का 1% भी नहीं है। जैसे ही हम योग सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई ना कोई आसन बन करके आता है। या तो कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ है, या फिर कोई किस में खड़ा हुआ है, ट्री पोज में खड़ा हुआ है, पाम ट्री पोज में खड़ा हुआ है। ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आता है। ठीक है। सबसे पहले योगी कौन है, आप सबके मन में आवाज भी गूंज गई होगी, आदि योगी, महाशिव हमारे। ठीक है, महाकाल। और श्रावण का मास चल रहा है, तो आप सभी जानते भी हैं कि हम जिस मास में योग को और मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तम मास है इसे समझने के लिए, जानने के लिए और जीवन में उतारने के लिए। तो फिर से हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। तो आदि योगी के माध्यम से योग का प्रादुर्भाव तो हुआ है, यानी कि योग आया है। पर कैसे कैसे आया है, तीन रूपों में आया है। पहले कहाँ पे आया है,
ब्रह्मा जी के माध्यम से यदि योग को आप लाते हुए देखेंगे तो वो राजयोग के माध्यम से महर्षि पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से आया है। ठीक है। ठीक है। पहला, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी कौन? क्रिएटर, यानी कि वो शक्ति जो क्रिएट करती है, वो शक्ति जो बनाना जानती है, जन्म देना जानती है। ठीक है। दूसरी शक्ति विष्णु शक्ति, जो पालन करना जानती है, सस्टेन करना। और तीसरी शक्ति, हाँ, आपकी मेरे को समझ भी आ रहा पालन है, करना। आपकी भी समझ आ हाँ। रही है, जिसके अंदर संहार भी है और अ, जिसके अंदर ये भी है कि जिसके अंदर रुद्र शक्ति भी है, वो है हमारी शिव की शक्ति। ठीक है। तो तीन हमारी शक्तियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। जो पहला मैंने बताया ब्रह्मा जी से जिसका आया प्रादुर्भाव हुआ, वो महर्षि पतंजलि, जो एक बहुत ही महान ऋषि रहे हैं, उन्होंने किस रूप में दिया? पतंजलि योग सूत्र। टोटल 196 सूत्र, 195 कुछ जगह पे इस तरीके से भी आता है, पर ओवरऑल 4 चैप्टर्स में विभाजित हैं। ये सब आप जानते हैं, और आप एक प्रॉपर एक आदरणीय आचार्य दुबे जी से ये चीज पढ़ भी रहे होंगे, है ना? तो फिर एक ये हो गया। क्या है वो? राजयोग कहलाता है। क्या क्या आएगा उसके अंदर? यम नियम पूरा अष्टांग योग। अब राजयोग में भी 3 चीजें आएंगी। ठीक है। पहले आप लिख लीजिए जो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। ठीक है। समाधि। समाधि के परिप्रेक्ष्य में जितने भी योग दिए हो वो सारे आ जाएंगे। दूसरा आएगा क्रिया योग। महर्षि पतंजलि के दूसरे चैप्टर में क्रिया योग से शुरुआत हो रही है उस चैप्टर की। वो ही क्रिया योग जिसके अंदर आता है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। जिन्हें ये चीजें याद नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ नाम लिख लीजिए, बाद में स्वाध्याय या फिर स्वाध्ययन कर लीजिएगा। whenever you get time, simply go across this and go through it, you will be able to understand properly। तो आपका पहला आ गया हमारा क्रिया योग में तप, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर प्रणिधान या प्राणिधान भी कुछ लोग बोलते हैं। और जो सबसे उत्तम है और श्रेष्ठ है, किस मामले में श्रेष्ठ है? हम सभी के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हठ योग कर पाए, जरूरी नहीं कि पूर्ण रूपेण भक्ति योग, कर्मी योग और ज्ञान योग कर पाए। तो हमारे लिए अष्टांग योग बड़ा श्रेष्ठ है। क्या आ जाएगा? अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ, पर आप जब सर्च करके अपने नोट्स को पूरा करें, जिन्हें नहीं पता तो आप सिर्फ अष्टांग योग लिख दीजिएगा और आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। तो ये आपका आ गया अष्टांग योग। इजी। यानी कि ब्रह्मा जी के माध्यम से जो योग आया है उसको इस तरीके से हमारे सामने आया है। दूसरा है विष्णु जी के माध्यम से। वो हमारी भगवत गीता में श्री कृष्ण, आप सभी जानते हैं, उन्हीं के अवतार हैं विष्णु जी। ठीक है। तो फिर किस किस रूप में आया उसके अंदर? भगवत गीता में 3 योग का वर्णन है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। भगवत गीता को मुख्यतः कर्म योग का ग्रंथ माना जाता है, पर अगर आप इस तरीके से देखें तो उसके अंदर तीनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों इम्पॉर्टेंट। ठीक है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लास्ट, यानी कि जो हमारे शिव जी के माध्यम से आया है और उसके नाम से आप पहले से ही पता होगा आपको, वह है हमारा हठ योग। हठ योग, हठ योग पूर्वक किया जाने वाला हकार और ठकार, जिसके अंदर हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के माध्यम से और प्लस माइनस को समझते हुए और
साथ में शरीर पे, मन पे, इंद्रियों पे हर तरीके से काम करते हुए हठ योग का अभ्यास करते हैं। किस किस ने दिया, कैसे आया? ठीक है, तो शिव जी के माध्यम से आया। उसके अंदर जो आपकी मुख्य पुस्तकें आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका। ठीक है, किन्होंने दिया? गोरक्षनाथ जी का नाम आता है। ठीक है, और भी नाम है, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि योग आप ऑलरेडी किन्हीं और से भी पढ़ रहे होंगे। थोड़ा हमें साइकोलॉजी की ओर जाना है, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि योग को आप इस तरीके से तीन धाराओं में विभाजित या फिर तीन धाराओं से आया हुआ कह सकते हैं। और वो किन किन माध्यम से आया, किस किस ने दिया है और उसका क्या उद्देश्य है, वो आप समझ सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इन सभी को समझना रहेगा, पर मन को, क्योंकि वही हमारा एकमात्र टूल है। आप सभी ने सुना ही होगा कि मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ठीक है, ये आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर अभी आप समझ लीजिए कि मन ही है यदि सब कुछ। तो यदि मन को साध लिया जाए, मन के माध्यम से अगर कर्म किया जाए उस डायरेक्शन में और फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए तो संभव है, सभी कुछ संभव है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब योग का अर्थ समझ में आ गया, योग किन किन धाराओं से आया है वो समझ में आ गया, कौन कौन से पार्ट हैं वो समझ में आ गया। डेफिनेशन की तरफ अभी हम नहीं गए हैं, डिटेल में नहीं जाना है। इसी तरीके से साइकोलॉजी को भी जान लेते हैं क्योंकि हम योगा साइकोलॉजी पढ़ने वाले। साइकोलॉजी ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइकी, PSYCHE, साइकी। और दूसरा शब्द आप सभी जानते हैं, लॉजी या लॉगस, लॉगस। ठीक है, साइकी कहाँ से आया है ये शब्द? जैसे अपने स्कूल में पढ़ा होगा, यह शब्द लैटिन से आया है, संस्कृत से आया है। यह शब्द आया है ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक ओरिजिन है इसका। इसका अर्थ, जो मुख्य ओरिजिनल अर्थ था, वह था सोल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसका रिलेशन किससे था? प्राण से। इसका रिलेशन था श्वास से। पर जैसे जैसे लोगों ने इसको समझने की कोशिश करी कि ये सोल है क्या, ये आत्मा है क्या, उन्हें समझ में आया कि भाई हम तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, किस तरीके से समझने का प्रयास किया उन्होंने? मन के माध्यम से। और कैसे समझेंगे हम क्या चल रहा है? जो हमें दिखाई देगा, और जो दिखाई दे रहा है वह है व्यवहार। तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। उन्होंने कहा मन और व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। यह हमारी डेफिनेशन हो गई साइकोलॉजी की, लेटेस्ट डेफिनेशन। पर वास्तव में इसके अंदर मन, मन के सारे आयाम, आत्मा और व्यवहार सब कुछ शामिल है वास्तव में। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इंडियन साइकोलॉजी, या फिर जो हमारे भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अखंड भारत रहा है, वहां से जिसका उद्भव हुआ है उसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डन। तो साइकोलॉजी ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो साइकोलॉजी है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 वर्ष पुरानी है। 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी, 1879 में। ठीक है, फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की एस्टेब्लिश हुई थी। आपको PDF दे दिया जाएगा साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ने के लिए, पर यहाँ पे मैं साइकोलॉजी की पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाली हूँ। उसका कारण यह है क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्लासेस हैं, कुछ आप ऐसी चीजें सीख करके जाएं जो आपको कहीं और से तुरंत सीखने को नहीं मिल सकती। हिस्ट्री है तो आप कहीं से भी समझ लेंगे, एक्शन वाली चीजें जिनको आप अप्लाई कर पाए उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो जब साइकोलॉजी की शुरुआत हुई तो शुरुआत में जो फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना, स्कूल आए कुछ, एक जैसे विचार वाले लोग आए। तो जो पहला विचार आया वो वॉलेंटरिज्म कहलाता है। वॉलेंटरिज्म। ठीक है, अब ये है क्या वॉलेंटरिज्म?
तो उन्होंने समझा कि हम कैसे समझे कि मन क्या है, क्या चल रहा है, कैसे ऑब्जर्व किया जाए। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन को अपना पहला माध्यम बनाया। हम किसी को बिठाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। हम आपको एक वस्तु दिखाते हैं, कोई एक चीज दिखा रहे हैं, तो आपको इस बारे में जो जो विचार आ रहे हैं वो बोलते जाइए या लिखते जाइए, हम ऑब्जर्व कर। तो ऑब्जर्व करते करते, इंट्रोस्पेक्शन करते करते, इंट्रोस्पेक्शन में क्या आएगा कि हम आकलन कर रहे हैं अपने ही विचारों का, अपने ही समझ का, कि हम कैसे चीजों को समझ पा रहे हैं। आपके सामने एक फोटो नजर आ रही है, आपको पता है कि हम जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आपको एक शब्द अपने कानों में पड़ रहा है, वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। उसे कहते हैं स्टिमुलस। जो आपके पास गया, फिर वो आपके कानों ने सुना, आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया। क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, यहाँ पे मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ही वो आपने प्रोसेस किया, उसकी एक इमेज बनी, आपको समझ, और बहुत चुटकियों में काम हुआ। इमेज बनी, आपको वो चीज समझ में आई और आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। यानी कि इतने से कार्य के भीतर सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन, ये सारी चीजें एक साथ घटित हो गई। सेंसेशन का अर्थ होता है सेंस करना, किसी भी स्टिमुलस को सेंस करना। आवाज को, किसी रंग को, किसी भी ऊर्जा को, जो भी चीजें है वो हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के तरीके से बता रही हूँ। दूसरा क्या होता है? परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि परसीव करना। जो आपने सेंस किया है, उसको आपने कैसे परसीव किया? अगर मैंने यहां से कहा एक पेड़ के बारे में सोचिए, तो मैंने तो यहां से एक ही लाइन कही, पर आपके सभी के दिमाग में जो पेड़ बने सबका डिफरेंट है कि नहीं? सबके दिमाग में जो वृक्ष बना, उस सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उस सबका कलर डिफरेंट हो सकता है, आसपास की चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, किसी का आम का हो सकता है, किसी का एप्पल का हो सकता है। यानी कि सेंसेशन तो एक जैसी हुई, पर परसेप्शन डिफरेंट हो गया। और फिर जब मैंने कहा कि ऐसा है ना कि सबके में डिफरेंट डिफरेंट बना, तो आपने सोचा हाँ ये बात तो सही है। ये हो गया कॉग्निशन, जिसमें आपने अपने विचारों से एक समझ पैदा करी, अंडरस्टैंडिंग पैदा करी। ठीक है। और उसके बाद फिर एक डिसीजन मेकिंग की, हाँ ये बात तो सच है कि मन बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है, जिसके अंदर हम सभी का, भले ही आप एक ही चीज बोलो, सब अलग अलग परसीव करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई एक ही थेरेपी जरूरी नहीं है कि बराबर मात्रा में सबको एक जैसा लाभ पहुंचाए। राइट? तो जब भी आप कोई चीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, जरूरी नहीं कि एक जैसा समझ पाए या फिर अप्लाई कर पाए। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक, जब से आपका जन्म हुआ है, एज पर वेस्टर्न साइकोलॉजी, पर मैं तो कहूंगी कि ना जाने कितने जन्मों से आपकी जो अभी तक की समझ बनी है, एक्सपीरियंस बने हैं, अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि आपने क्या समझा और आप क्या करेंगे इस नॉलेज से। ठीक है, ऐसा समझना। तो ये वॉलेंटियरिज्म जो हमारा फर्स्ट स्कूल आया, उसके अंदर ऐसा हुआ। ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कहा कि ये तो हमें इतना ही समझ आ रहा है कि हाँ कुछ सोचा जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, बस कुछ स्ट्रक्चर तो होगा। तो जो दूसरा स्कूल आया, या फिर दूसरा जो लेवल आया, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। उन्होंने सोचा कि जैसे एक गाड़ी काम करती है, पर उसकी कोई ना कोई अनाटमी तो है, स्ट्रक्चर तो है। तो ऐसे ही हमारे माइंड का भी कोई स्ट्रक्चर होगा, ब्रेन का भी कोई स्ट्रक्चर होगा। तो हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। किसने शुरुआत करी थी वॉलेंटियरिज्म की? वेलहेम वुंट ने। इंग्लिश नाम है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और थोड़ी देर में आपको मैं दिखा भी देती हूँ। किसने दिया है? वेलहेम वुंट। वेलहेम वुंट, WUNDT। इस नाम से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि उन्होंने तो वॉलंटरिज्म दिया था, अब स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए उनके शिष्य थे, टिचनर, इस नाम से उनके शिष्य थे। ठीक है, एडवर्ड टिचनर।
तो उन्होंने सोचा और समझने की कोशिश करी कि कैसे इस स्ट्रक्चर को समझा जाए। तो माइंड के कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए? इमेज हो गई, यानी कि शब्द हो गया, सेंसेशन हुई, प्लस इमेज बनी। मैं यहाँ से बोल रही हूँ एप्पल, तो आप एप्पल को ऐसे नहीं समझ पा रहे, आपके दिमाग में किसी के भी एप्पल का ऐसे लिखा हुआ तो नहीं आया ना, APPLE। सबके दिमाग में एप्पल बना हुआ आया, भले ही, और ज्यादातर के दिमाग में रेड एप्पल बना हुआ आया, ग्रीन हो सकता है एक दो के दिमाग में गलती से आ गया हो, बट हम इमेजेस में सोचते हैं। सोचिए, यही कारण है कि बच्चों को मूवीज बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं, पर लिखी हुई चीजें याद नहीं हो पाती। देखी हुई चीजें जल्दी याद रह जाती हैं, जबकि लिखी हुई चीजें जल्दी याद नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि हम इमेजेस में सोचते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आएगा आपको। फिर ये सारी चीजें उन्होंने समझी। मैं एक बार PPT भी खोल लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा, अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आपको वहां से मिल भी जाएंगे। यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जैसे ही आपको नजर आनी शुरू हो जाए आप बता देना। क्लियर? आपको दिखाई दे रही होगी? जी, स्किल दिख रही है। जी। तो ये है आपका बिगनिंग ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। सिस्टम्स, फंक्शंस ही हैं एक तरीके से। ये स्ट्रक्चरलिज्म के पहले की थोड़ी सी कहानी है। जैसे हमारे इंडिया में भी दर्शन से पहले थोड़े से दर्शन आए थे ना, यानी कि कुछ दार्शनिक अगर आए हो, वैसे हमारा तो पूरा का पूरा ओरिजिन ही अलग है, हमारा वेदों के साथ संबंध है, पर यहाँ पे जो कनेक्शन है वो फिलोसोफर्स के साथ है। ग्रीक फिलोसोफर्स में प्लेटो आए जिन्होंने कुछ चीजें बोली, रेने डिस्कार्टेज आए जिन्होंने कहा कि माइंड और बॉडी अलग अलग हैं, और उनका जो साइकोलॉजी है वो अलग काम करता है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जॉन लॉक भी आए जिन्होंने टैबुला रासा बताया। अब ये क्या है? उन्होंने कहा कि माइंड बच्चे का क्या होता है, एक ब्लैंक स्टेट की तरह होता है जिसके अंदर जो भी सेंसेशंस आए, एक्सपीरियंसेस आए, वो लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कुछ कुछ बताया। ठीक है, ये विल्हेम वुंट जिन्होंने वॉलंटरिज्म दिया, एक्टिव माइंड दैट ऑर्गेनाइजेज एलिमेंट्स। ठीक है, माइंड हैज द कैपेसिटी टू एक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड सिंथेसाइज मेंटल एलिमेंट्स। मेथड क्या था? इंट्रोस्पेक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ये वो लेबोरेटरी है जो मैंने कहा था 1879 में आई। तो पहली लेबोरेटरी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, कहाँ पे ये सारा काम करना शुरू किया उन्होंने, कौन सी लैब बनाई? ये सारी लिप्जिग में। ठीक है, जर्मन में, जर्मनी। उसके बाद, एक सेकेंड, उसके बाद फिर मैंने कहा टिचनर आए जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को आगे बढ़ाया। और ये वो तीन एलिमेंट्स हैं आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस को बताने वाले। यहाँ पे मैं मार्क करके भी दिखा देती हूँ। सेंसेशंस, जो कि परसेप्शन का बेसिक एलिमेंट है, कोई चीज आएगी तभी आप सेंस कर पाएंगे। दूसरा मैंने कहा था आप इमेजेस में सीखते हैं, तो इमेजेस हो गई। तीसरा है भाव, एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस। क्या हो गए? ये आपके भाव हो गए। तो इन्होंने कहा कि हम ना तीन स्ट्रक्चर से हमारा मन काम करता है, सेंसेशन से, इमेजेस से, और अफेक्शन से या फिर भावों से। ऐसा उन्होंने कहा। फिर सेंसेशन को जाना, क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, यानी कि जो हमने सुना, कहीं बहुत थोड़ी सी आवाज आई तो हो सकता है आप इतना गौर ना करें, ठीक है, पर अगर क्लियर है आवाज तो फिर आप समझ भी पाएंगे, रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। ड्यूरेशन को समझना, कितनी क्लियर है, ये सारी चीजें भी उन्होंने समझने की कोशिश करी। अब यहाँ पे स्टिमुलस एरर करके भी कुछ चीजें दी हुई है, यानी कि अगर हमने एप्पल का नाम लिया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आया होगा एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट, एक राउंड कलर का ऑब्जेक्ट, और थोड़ा स्मूथ टाइप ऑब्जेक्ट। आप इसकी सेंसेशन को बहुत इजीली समझ जाएंगे, वो चीज भी आपको समझ आ रही। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम, कुछ लिमिटेशंस हैं। अब देखिए, किसी भी ऐसी चीज को हम क्या स्ट्रक्चर में बांट सकते हैं जो चीज सूक्ष्म है। जो चीज सूक्ष्म है, मैं कहूंगी जो हमारा वाटर वेपर है उसका स्ट्रक्चर बताइए, मुश्किल काम हो जाएगा। हवा है, उसका स्ट्रक्चर बताइए, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। विचारों का स्ट्रक्चर बताइए, वो दिखते कैसे हैं। अब कोई चीज आकार में है, कोई चीज निराकार है, आप उसको आकार में लाने की कोशिश करेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इन्हें समझ में आया कि हम ऐसा लिमिटेशन नहीं कर सकते, तो फिर नए स्कूल आए, और भी नए नए स्कूल आए। उन्होंने बोला कि ऐसे तो बस इंट्रोस्पेक्शन से वही पता चल पाएगा जो व्यक्ति सोच रहा है, पूरा का पूरा काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दूसरा स्कूल आया जिसका नाम था फंक्शनलिज्म। यानी कि काम कैसे करता है, गाड़ी कैसे बनी है वो तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, पर हमें करना क्या, कैसे भी बनी हो, चलेगी कैसे ये बताओ। ऐसा सोच के फंक्शनलिज्म आया। ठीक है। कौन लेके आया? विलियम जेम्स। मेन जो इसको देने वाले थे वो थे विलियम जेम्स। कौन थे ये? अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट। फंक्शनलिज्म दिया ताकि ये समझ पाए कि साइकोलॉजी फंक्शन पे काम करे और हमारी कॉन्शियसनेस के पर्पस पे काम करे, कि एक्चुअल में हमारा काम क्या है, करना क्यों है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा शब्द दिया, और वो था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि हमारा जो चेतना है, इनके हिसाब वाली चेतना, हमारे इंडिया वाली, वो एक झरने की तरह है। ठीक है। झरना कैसा होता है? यहाँ पे जो पानी है वो हर पल एक तो सेम नहीं है, बदलता रहेगा। उसके अंदर और पानी ऐड होता रहेगा, नई नई चीजें सीखता रहेगा, और हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। और कैसे? नदी की तरह है, झरने की तरह है और नदी की तरह है। नदी में भी ऐसे ही होता है, नया नया पानी ऐड होता जाता है। आसपास जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, नदी के पास अगर पेड़ उगा हुआ है, पेड़ के पत्ते गिरे गिरे, नदी उसको भी बहा के ले जाएगी। थोड़े थोड़े पत्थर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो लेके जा रही है। यानी कि हमारे अंदर ऐड होता जा रहा है, हमारी नॉलेज में, हमारे कॉन्शियसनेस में नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं। आज भी आपने कुछ चीजें जो सीखी हैं वो आपके कॉन्शियसनेस में ऐड हो गई, है ना। और अभी तक भी जितनी सीखी हैं वो भी ऐड हो गई। तो मेनली फंक्शनलिज्म की काम कैसे करता है, तो उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस करके अपना एक दिया कि कैसे ये काम करती है। उसके बाद क्या आया? अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म यानी कि एप्लीकेशन में भी आया कि यूटिलिटी क्या है, ताकि हम चीजों को सीख पाएं। कोई चीज हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे भीतर गहरी और पक्की होती चली जाती है, ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक है। फिर आया इमोशन थ्योरीज। लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि पहले विचार आएगा कि भाव आएगा। अगर हम कहें कोई भी डरावनी चीज जैसे सांप, ठीक है, तो सांप देखते ही पहले विचार आया या सीधा डर आया, क्या आया? ठीक है। ऐसे करके दो तीन थ्योरी आया। जेम्स लैंग थ्योरी कहती है कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है, पहले हमारी बॉडी में घबराहट आती है फिर भाव आता है, ऐसा इनका कहना है। ऐसी सेचर की थ्योरी है, वो इसका उल्टा कहती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आई जिन्होंने समझने और समझाने की कोशिश करी कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। फंक्शनलिज्म आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये और लोगों के नाम हैं जिन्होंने फंक्शनलिज्म में अपने रोल्स दिए। ठीक है। जॉन ड्यूई हैं, हार्वे कार है ना, ये आपके एग्जाम में फिलहाल आने वाला है। और जो आपका नेट का भी, यदि आप में से कोई लोग योग के नेट का एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, उसमें भी हिस्ट्री एज सच नहीं पूछी जाती है आपके सिलेबस में। फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि साइकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई, ठीक है, कहाँ से आई, क्या लोगों ने सोचा समझा और किया। एंजल ने कहा कि साइकोलॉजी में मेंटल ऑपरेशंस की स्टडी होती है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में जो कॉन्शियसनेस काम कर रही है, यानी कि मेरे बोलने, आपके सुनने और समझने के बीच में जो कॉन्शियसनेस काम कर रही है वो कैसे काम करती है। फिर उन्होंने कहा माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। ऐसे ऐसे बातें उन्होंने समझी और लिखने की कोशिश करी। जॉन ड्यूई ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिफ्लेक्स बताया। ठीक है। हार्वे कार ने
क्या चीजें बताएं कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है, जिसके अंदर परसेप्शन, फील करना, सोचना, इच्छा करना, ये सारी चीजें हमारी अडेप्टिव एक्ट्स हैं, यानी कि हम जहाँ पे हैं वहां पे अडेप्ट हो सके, वहां पे ढल सके, उसके लिए काम आते। ठीक है, फंक्शनलिज्म आपको, यानी कि यूटिलिटी और कार्य क्या है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसके भी क्रिटिसिज्म थे कि भाई ये भी समझ में आ गया कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, पर हमें लगता है कि एसोसिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हम बात ही कर रहे थे ना, कि यानी कि पहले जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आप अभी क्या करते हैं। तो इसलिए नया स्कूल आ गया, इसका नाम था एसोसिएशनिज्म। ठीक है, एसोसिएशनिज्म कहाँ से आया, इसके ये कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ देने वाले हैं। कौन कौन है? जॉन लॉक है, ह्यूम है, और मिल है। ठीक है, स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम है। तो ये सारे जो लोग थे यहाँ पे, जो स्टार्टिंग के ट्रेडिशन थे वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज था, पर एसोसिएशनिज्म में मेन जो रोल आता है देने वाले को, वो है हर्मन एबिंगहॉस। उन्होंने कहा कि मेंटल प्रोसेस को समझने के लिए हमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने होंगे, यानी कि अगर हमारे पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे हम अभी चीजें सीखते हैं, तो वो क्या कनेक्शन है मेमोरी का और सीखने के बीच में, उसको समझने की कोशिश करी, और उन्होंने उसके बारे में डिटेल में सारी चीजें समझाई। कैसे समझाई? जैसे कि अगर मैं अभी कहूँ कि आप में से कोई स्क्रीन शेयर कीजिए और थोड़ी चीजें पढ़ाना शुरू कीजिए, तो आप में से कुछ को तो बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने जूम ऑलरेडी देखा होगा, पढ़ा होगा, दिखाया होगा, समझा होगा। पर जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए दिक्कत आएगी। बहुत ही सिंपल सा है, मेमोरी अगर आपकी वो मेमोरी में सेव है तो आप इजिली उसे रिकॉल करके बता सकते हैं। किसी ने बहुत पहले कहीं पढ़ा होगा कि कैसे करना है, पर कभी किया नहीं होगा, वो भी एक बार को धीरे धीरे करके समझा सकता है। तो यानी कि मेमोरी, लर्निंग, रिकॉल बिहेवियर में गहरा संबंध है। ठीक है, अब उन्होंने मेमोरी पे काम करना शुरू किया, तो जानने की कोशिश करी कि कैसे कैसे मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कैसे हम एसोसिएट करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम प्योर मेमोरी को कैसे समझाएं, यानी कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, वो कैसे याद रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को एकदम नॉनसेंस सेलेबस सेलेबल्स, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको याद करने के लिए कहा कि आप ये DAX, BUP, ZIL इन्हें याद कीजिए, और फिर उन्हें रिकॉल करके बताइए आपने कौन कौन से याद किए। उसमें से आपको जितने याद रहते हैं उसके आधार पर हम आपको स्कोर करेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर रिकॉल मेमोरी कितनी अच्छी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ नई चीजें इन्वेंट करी, एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया। उन्होंने समझने की कोशिश करी कि कैसे हम चीजों को याद रखते हैं और भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 मिनट के भीतर भीतर आपको 42% तक आप क्या करेंगे, चीजें भूल जाएंगे। यानी अभी जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से है, जरूरी नहीं है फिर से मैं कह रही हूँ कि सब पे अप्लाई हो सकता है यहाँ पे किसी की याददाश्त इतनी अच्छी हो कि जो मैं कहूँ वो जीवन भर, जीवन पर्यंत याद रहे, और किसी की भी ऐसी भी हो सकती है कि आप सुन ही ना पा रहे हो, समझ ही ना पा रहे हो। कोई बात नहीं, पर इनका कहना है यदि आप कोई चीज याद करते हैं या सुनते हैं तो 42% 20 मिनट में भूल जाते हैं, 1 घंटे में 56% भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए स्कूलों में कहा जाता है जो स्कूल में पढ़ाया जाए शाम को वो जाके या तो रिपीट मोड पे लिखना है या फिर उसको रिवाइज करना है। दिया जाता था काम बचपन में, होमवर्क इसी कारण से दिया जाता था। 1 दिन के भीतर 66%, 6 दिन के भीतर आप 70% भूल जाएंगे। ये एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व इन्होंने दिया था। ठीक है, कहते हैं 1 हफ्ते में फिर से रिकॉल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ठीक है, एसोसिएशनिज्म थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया है आपको, एसोसिएट करना, किसी चीज के साथ जोड़ के देखना। अब मैं यहां से कहूँ, आप इमेजिन कीजिए येलो कलर जिसके अंदर बहुत स्वीट टेस्ट है, वो स्वीट टेस्ट किस चीज का है, कौन से येलो कलर का है, वो एक फ्रूट है। ऐसे ऐसे करके आपने एसोसिएट कर लिया कि तुरंत वो क्या चीज है। ठीक है,
तो आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स बहुत इजीली रिलेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या है वो? आम है। एसोसिएशनिज्म में कुछ चीजें काम आती हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की। अभी आपका ब्रेक का टाइम भी होने वाला है, 5-10 मिनट्स के। अब यहाँ पे आप देखिए, एसोसिएशनिज्म में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स थे। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया इसके अंदर? एक पजल लिया, उसके भीतर, पजल मतलब वो पजल था, उसके भीतर किसको रख दिया? एक कैट को रख दिया। ठीक है। अब कैट को तो रख दिया, वो क्या करेगी कैट? मतलब कि यहाँ पे एक लगा दिया हमने लिवर। ठीक है, एक, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही ये कैट इसको प्रेस करेगी तभी वो इस पजल से बाहर जा सकती है। ठीक है। अब वो पहले तो परेशान होगी कैट, समझेगी, सीखेगी क्या करना है, इधर उधर मारेगी। जैसे ही उससे गलती से या जानबूझ के लिवर प्रेस हो जाएगा, वो बाहर जा पाएगी। तो अगली बार जब भी हम उसको उस बॉक्स में रखेंगे तो उसे पता है कि हाँ, इसको दबाने से बाहर जाया जा सकता है। यानी कि उसको ये चीज याद हो गई। ठीक। तो ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए। फिर हुआ लॉ ऑफ इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हमारे कार्य करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम उस कार्य को पुनः दोहराएंगे या नहीं। हमारे कार्य करने के बाद जो आउटकम्स आते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा। That means we are going to repeat those behaviors, or whether we are going to leave those behaviors. We will not be doing it again. फाइन। तो हम उस पे निर्भर करेगा कि हम उस चीज को करेंगे या नहीं। अगर उसका परिणाम सुखद हुआ या फिर किसी ने शाबाशी दी, तो हम क्या करेंगे? रेनफोर्स हो जाएंगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेनफोर्समेंट। हम उस बिहेवियर को दोबारा करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, वो हमारे लिए रेनफोर्समेंट का काम करेगा। किसी की शाबाशी, किसी का प्राइज देना, किसी के चॉकलेट देना, ये सारी चीजें रेनफोर्समेंट का काम करती। पर अगर किसी ने चोरी करी और उसके पिताजी ने उनको अच्छे से पीट दिया, तो यानी कि जो हमारा आउटकम आया वो बुरा आउटकम आया। यानी कि आगे से ये काम तो बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। ऐसे करके ये बच्चा समझ जाता है। क्या इसका अर्थ है कि बच्चे को मारना चाहिए? नहीं, इसका अर्थ यह है तो बिल्कुल भी नहीं है। मारने से पूर्व, चोरी करते समय और करने के बाद जो अंदर हलचल होती है, वही काफी है कोई काम ना करने के लिए। जब भी हम कोई ऐसा काम करने जा रहे होते हैं, क्योंकि खुद से तो छुपा नहीं जा सकता, ईश्वर से तो छुपा नहीं जा सकता, तो जो वो भाव है जिसके अंदर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, और जो करने के बाद भी अच्छा महसूस हो नहीं हो रहा है, जैसे आपको गुलाब जामुन खाते समय तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पर खाने के बाद अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि अरे यार क्यों खा लिया, हमारा तो डाइट चल रही थी, हमारे तो डायबिटीज है। ठीक है, तो यानी कि जो आउटकम है वो अच्छा नहीं आया है, तो उस कार्य को ना दोहराया जाए। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कार्य करने के बाद जो फीलिंग आती है, जो वास्तविक फीलिंग अंदर से आवाज आती है, उससे डिपेंड करना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है। रेनफोर्समेंट और दूसरी क्या थी? पनिशमेंट। इस आधार पे कंडीशनिंग भी बताई गई है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पनिशमेंट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है कि कोई चीज बार 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 रिपीट होगी तो आपका कनेक्शन एकदम स्ट्रांग बन जाएगा। कैसे? जब जब आपके सर में दर्द हुआ है, तब तब आपने चाय पी है, तो आपको लगा चाय पीने से तो सर में दर्द में आराम हो जाता है, तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो गया आपका और चाय के बीच में। ठीक है। भले ही वो एक फेक हो, भले ही वो थोड़ी देर के लिए कैफीन इफेक्ट होता हो, भले ही आपको बाद में आपको बहुत दिक्कतें आए, पर आपका कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गया। ठीक है। अब इसे पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव एग्जाम्पल के साथ समझें। जब जब आप योग करते हैं, आपको बड़ा एक्टिव फील होता है, तो आपका जो कनेक्शन है हेल्थ और योग का, वो स्ट्रांग हो गया। तो आपको, जो आपका बिहेवियर है, आप बार 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 रिपीट करेंगे। और अगर आप कोई चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो आपका माइंड सोचेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भूल जाओ। और यही कारण है
कि स्कूल में डेली डेली प्रेयर करवाई जाती थी। आप में से कितने हैं जिन्होंने अपनी डायरी में से प्रेयर को लिटरली रटा होगा या लिख लिख के याद किया होगा? आप में से लगभग 10% लोग ऐसे होंगे। बाकी सबको ऑटोमेटिक याद हो गई प्रेयर। आज भी यदि यदि वो बजा दी जाए तो वो आपको याद रहेगी। ठीक है, तो आप जो भी प्रेयर करते थे, भले ही वो विधाता तू हमारा है, या फिर वो रही हो इतनी शक्ति हमें देना दाता, ठीक है, जो भी आपकी प्रेयर होती थी वो आपको याद रही, क्योंकि रिपीट बहुत बार हुई। और रिपीटिशन, अब आपको जो अच्छे विचार हैं, आप सब में से कुछ लोग चाहते हैं कि मोटिवेशनल लेक्चर सुनना, समझना। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज आपको पहली बार बताई जा रही है। आपको सबको पता है कि टाइम पे उठना चाहिए, सबको पता है कि सात्विक खाना खाना चाहिए, सबको पता है कि फोन का कम इस्तेमाल करना चाहिए, पर भूल जाते हैं। इसलिए रिपीट मोड पे जरूरी हो जाता है सुनना, समझना और दोबारा से खुद को याद दिलाना। तो आप कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जिससे आपके डेली, यानी कि डेली आप स्वाध्याय कर पाए, यानी कि पढ़ने की आदत को न छोड़ें, अच्छा सुनने की समझने की आदत को न छोड़ें, सत्संग को न छोड़ें। सत्संग नहीं, सत्संग, सत्य यानी कि ट्रुथ, उसका संग, भले वो आपको किताबों के माध्यम से होता हो, आपके गुरुजनों के माध्यम से होता हो, या फिर किसी भी और उच्च माध्यम से होता हो। लॉ ऑफ रेडीनेस, यहाँ पे बस इतना सा लिखा हुआ है कि कई बार जो एफिशिएंट एक्शन है उस फिजियोलॉजिकल रेडीनेस से हो जाता है। अब इसका क्या अर्थ है? ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं हैं यदि, तो वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। ठीक है, या फिर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आएगी। पर यदि आपके अकॉर्डिंग हुई, आप पहले से तैयार हैं अपने शरीर के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, हर तरीके से, तो आपका एक्शन बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, बहुत कारगर हो जाएगा। पर इसे एक लेवल अप लेके जाएं, समयोग और समभाव और योग की कुशलता की तरफ लेके जाएं, तो आप भले ही रेडी हैं या नहीं हैं, आप कार्य करने के लिए अपना 100% तो देंगे ही। ठीक है, ये सारी चीजें एसोसिएशन में आप समझ गए, किसी चीज का किसी चीज के साथ एसोसिएशन होना, समझना, आगे बढ़ना। अभी आपका हो गया है 4:04, और आप सभी का अभी 5 मिनट्स का लगभग ब्रेक टाइम है। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक टाइम है, और एग्जैक्ट 4:10, 4:10 या 4:11 पे आप वापस आ जाएंगे, और हम इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब इस दौरान आपको जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बाकी 10 मिनट मैं भी यही हूँ, और आपके जो प्रश्न हैं, जिनको प्रश्न पूछने हैं, अभी तक जो समझा और सीखा उसमें से आप प्रश्न पूछ सकते, 5 मिनट जो भी आप सबके पास है। जी, जिनके भी प्रश्न हैं, पूछिए। मैम मैं पूछूं? जी, शुभ नाम बताएंगे और प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार मैम, मेरा नाम राहुल कश्यप है। अ, जी, मुझे ये स्ट्रक्चरिज्म वाले में पूछना है। जैसे मतलब ये था ना कि वर्ड वर्ड आने के बाद इमेज आती है हमारे माइंड, बट आप फिर से दोहराएंगे एक बार, स्ट्रक्चरलिज्म में। स्ट्रक्चरलिज्म में ये वर्ड वर्ड आने के बाद इमेज आती है ना हमारे माइंड में। मैं ये देखा था ना। सो लेकिन मतलब जहाँ तक मेरे को जाना है, हमारे को 3 तरह से ही थॉट्स आते हैं। तो अ, जो हम, एक तो माइंड में एक हर समय आवाज चलती रहती है, बात चलती रहती है, एक वो हो गया। एक इमोशन के बेस पे जो कि ड्राई हो सकते हैं या जूसी हो सकते हैं, और एक इमेज। तो ये वर्ड के बेस पर हमारी इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है, बट वर्ड्स भी तो थॉट ही होते हैं। वर्ड्स की भी तो इमेज बनती है, ए भी पहली यदि बोला तो उसकी भी इमेज बनेगी।
वो भी तो वर्ड्स भी थॉट होते हैं और ये इमेज भी थॉट ही होती है। थॉट तो बाकी विचार मैं है। ये विचार को आप कैसे समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब अगर आप इसके सच में कोर में जाना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि इसके कोर में केवल और केवल वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। वो वाइब्रेशन या तो शब्द यानी कि आवाज का फॉर्म ले लेगी, ऐसी आवाज जो आप समझ सकते हो, यानी कि आपने वो लैंग्वेज पढ़ी हुई हो। मैंने तभी तो कहा ना कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज बोलूँ जो आप समझ ना पाए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला लाबस वाकरस, इसका तो शब्द आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये तो मैंने लिथुआनियन लैंग्वेज में आपको गुड इवनिंग बोल दिया, ठीक है, तो इसका तो अर्थ आप समझ ही नहीं पाए। तो आपने थॉट तो सुना, मेरी तरफ से विचार भी गया, पर आप उसे समझ नहीं पाए। पर जैसे ही मैंने गुड इवनिंग बोला, क्योंकि आपने ये पढ़ा है और इसका एसोसिएशन कनेक्शन आपके सूरज ढलने या फिर उस शाम से है जिसे आप समझ सकते हैं, तो आपके दिमाग में वो इमेज क्लियर है, वो एसोसिएशन आपका क्लियर है। वो भले ही उसके साथ भाव जुड़े हों, इमेज जुड़ा हो, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप समझ गए होंगे। और मैं पहले भी बता रही हूँ, जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा वेस्टर्न साइकोलॉजी है, और इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जब हम इंडियन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि विचार क्या है। मात्र वृत्ति है यदि, तो किस प्रकार की वृत्ति है? क्या वो अलग से कहीं से आती है, बाहर से आती है, या हमारी ही उपजाई हुई चीज है? बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सही भी बोल रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, ये बात तो है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन इमेजेस के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ हो जाता मे आई मैम? है। जी, शुभ, आपका शुभ नाम? मैम माय नेम इज आकांक्षा गुप्ता। मैम मुझे आपसे एक मैम, सॉरी मैम, मैम गयावती मैम आपका फोन अनम्यूट है, प्लीज म्यूट, क्योंकि आपके यहाँ से आवाजें आ रही है हवा की बहुत ज्यादा। ओके मैम, मैम आपने बताया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे झरने का पानी होता है, नदी का पानी होता है, उसमें नई नई चीजें ऐड हो जाती है। सो मैम जैसे नई नई चीजें ऐड होती है तो क्या पुरानी चीजें बह जाती है? मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपने अंदर मोटिव, मतलब कि कहते हैं ना, चीजें, पुरानी चीजों को बदल के नई चीजों को हम समझते हैं कि ये गलत है और हमें अपने अंदर ठीक करना है, तो ऐसा भी होता है इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में? ऐसा भी होता है, पर यदि वो चीज उसका एक पार्ट बन जाए। अब आप एक चीज सोच करके देखिए कि अगर आपने कोई विचार यहाँ बैठ के किया, ठीक है, वो एनर्जी तो यहीं पे रहेगी। ठीक है, आपके भीतर यदि डर आया या कुछ अच्छा भी आया, तो एनर्जी वहां पे है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी हटेगा नहीं। पर हाँ, यदि ये समझ में आ गया कि वो सही नहीं है हमारे लिए, और हमने कोई ऐसी चीज वहां पे ला दी जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, ज्यादा बेहतर है, तो वो चीज अपने आप डिजॉल्व होती चली जाएगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि उसके बाद फिर उसका कोई रोल नहीं बचेगा। तो आप सही कह रहे हैं कि कुछ चीजें बह भी जाती हैं, यानी कि गायब भी हो जाती हैं, और कुछ चीजें हैं जो नहीं सीखी जाती हैं। जैसे पहले सीखा था, किसी ने कहा था कि धरती तो चपटी है, मान लिया। फिर सीखा कि धरती गोल है, तो वो चपटी वाला कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया ना, दैट अर्थ इज फ्लैट, दैट वी हैव रिजेक्टेड दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज नाउ वी नो व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर समझ में आया, अरे गोल भी नहीं है, ओवल है। ठीक है, दैट ऑल्सो वी एग्री। ओके, समटाइम्स वी बिलीव कि हाँ, अच्छा, सूरज जी जो है वो उगते हैं, सूरज जी घूमते हैं हमारे धरती के चारों तरफ, बट देन वी रियलाइज दैट नो, अर्थ इज रोटेटिंग। तो चीजें इसी तरीके से लाइफ में भी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ हमारे भीतर दब जाते हैं जो बाद में परेशान करते हैं, और वही मात्र कारण बनते हैं मनोरोगों का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। उनको जब निकाला जाए, उन वृत्तियों को निकाला जाए, तो वहां पे समझ में आता है कि दृष्टा भाव तैयार हो जाता है, और उसके बाद फिर योग घटित होना शुरू हो जाता है। तो ये बात भी सही। एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे फिर अपनी मैम क्लास को मैं, हाँ जी, शुभ, आपका शुभ। मैम उमा बालानी, I'm बालानी। वैसे तो जिनके मैम हाथ रहते आप, हैं हमें उन्हीं को पहले हम्म, लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, जी बताइए। मैम आप बता रहे हो कि आपने जैसे एप्पल बोला तो हमारे इसमें इमेज जनरेट हुई, तो उसी तरह से हम कुछ भी चीज देखते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज जनरेट होती है।
दो टाइप्स मतलब पॉजिटिव ना, नेगेटिव जो बिल्कुल हो पॉजिटिव है। सकती है। तो हाँ, जब वो नेगेटिव है तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाएगी? हम नेगेटिव में नहीं जाकर पॉजिटिव में जाए, कंट्रोल वो नहीं कैसे? करना है, कंट्रोल नहीं करना है, मतलब पॉजिटिव की तरफ केवल लेके जाना है, किसी चीज को रोकने की आवश्यकता नहीं है। इसके मैं दो उदाहरण दूंगी। पहली चीज तो ये कि अगर मैं बोलूं इंजेक्शन, तो आप में से किसी के दिमाग में पॉजिटिव इमेज इंजेक्शन की बनेगी कि अरे वाह, इंजेक्शन कितनी अच्छी चीज है, उसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से हम बच गए, कितनी अच्छी चीज है कि आयरन की ड्रिप चढ़ी तो अब में हमारा आयरन नॉर्मल है। किसी के दिमाग में, ज्यादातर के दिमाग में नेगेटिव इमेज बनेगी, अरे बड़ा दर्द देता है, उससे तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो तो डरने वाली चीज है। राइट, तो ये भी सबका अलग अलग है। फिर दूसरा जो आपका प्रश्न है कि उसको रोके कैसे, हम नेगेटिव तो आ रहा है दिमाग में वगैरह वगैरह, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आपका ध्यान जिधर भी जाएगा वहां पे आपकी एनर्जी जाएगी। तो आपको उसको रोकने में एनर्जी नहीं लगानी है, उसको वो ना आए ये सोचने में एनर्जी लगानी ही नहीं है। आपके लिए जो जरूरी है और जो अच्छा है उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो रोकिए मत, वो नेचुरल है, आ गया। वातावरण दूषित है, यहाँ पे विचारों की दूषितता ज्यादा है, ज्यादा यहाँ पे विक्षेप जो है वो वातावरण में विचारों का ही तो है। तो हो सकता है नकारात्मक चीज आ जाए, आ जाने दो और उसे जाने दो। ना ही रोको, ना ही उसको एनर्जी लगाओ, ना ही उस पे अटेंशन दो। आपको बस ये पता है ना कि हाँ जरूरी नहीं है, लीव इट, इग्नोर करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू चल, मैम। बहुत बढ़िया। आप, अब हम कंटिन्यू करें ना, आगे कंटिन्यू करते हैं। आशा है आप सभी आ गए होंगे। ठीक है, जो भी गए थे, ऑलरेडी 4:13 हो गए हैं। ठीक है, आज हम साइकोलॉजी के बहुत डिटेल में और सारे स्कूल्स को कवर नहीं करेंगे। एसोसिएशन के बाद और भी स्कूल्स हैं, ह्यूमनिज्म स्कूल है और ऐसे सारे स्कूल्स हैं। कंप्लीट कर भी कर सकते हैं, पर एक दिन के लिए वो काफी भारी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही आ जाएंगे। आपने कहा कि अभी हमने एक लाइन बोली, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे अ, देखिए, एक, अगर हम मैम, यहाँ पे, sorry ma'am, sorry ma'am, कोई please बात mute to नहीं, everybody. Some disturbance are there because somebody unmute, so it can't concentrate. डन डन, हो गया, आई हैव म्यूटेड एवरीवन नाउ। Fine, thank you so much. Okay, so now you can see, if you can see कि यहाँ पे ये चीज आपको परेशान कर रही है, ये लाइन है जो आपको परेशान कर रही है, राइट? मे बी दिस इज समथिंग नेगेटिव, जो भी आपको लग रहा है नेगेटिव। तो आप क्या कोशिश करते हो कि ये ना आए, ये ना आए, इसे हटाओ, ये नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को गंदे मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे फेल नहीं होना है, ये यही सोचते रह जाते हैं। बट ऐसे करके तो ये चीज और ज्यादा बढ़ रही है ना। बट हमें क्या करना है, वी सिंपली हैव टू फोकस ऑन ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैव। We simply have to focus on what we have to do now. We simply have to focus on कि अच्छा लाइफ में ये चीजें करी जा सकती हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हमारी ये क्षमताएं हैं, ये प्रतिभाएं हैं, इधर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, इस कार्य को पूर्ण करना है, इसकी सेवा करनी है, अपने अंदर साहस, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम, शक्ति और इन सारे गुणों को बढ़ाना है, लोक सेवा करनी है, जहाँ पे हम हैं वो कर्तव्यों का पूरा करना है। ऐसे करते करते आपका जो ये पॉजिटिव लाइन है वो इतना ज्यादा अधिक हो जाएगा कि ये चीज फिर आपको बिल्कुल भी परेशान करेगी ही नहीं। राइट, और अपने आप, एक तो ये हो गया, पर जैसे ये जो अच्छी चीजें आपकी बढ़ रही है ना, अब आप कहोगे मैम फिर भी ये तो है ही ना यहाँ पे, तो वो भी बता देते हैं। ये जो आपका दृष्टिकोण बदला ये सारे काम करते करते, तो ये जो चीज थी इसके प्रति भी आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप इसके लिए थैंक्स गिविंग करेंगे। आप कहेंगे धन्यवाद भगवान मुसीबत देने के लिए जो आपको पुकार सका, धन्यवाद भगवान ये बताने के लिए कि अविद्या है क्या, परेशानी है क्या, ताकि मैं अपने आप को सुधार सका। धन्यवाद भगवान कि आपने मेरे को पता लगाया कि अच्छा ये काम नहीं करना है।
ठीक है, ये भी तो बताना पड़ता है ना कि आग हाँ अच्छी है, पर आग में हाथ नहीं डालना है। कुछ लोग देख करके सीखते हैं, कुछ सुन करके सीखते हैं, कुछ एक बार को हाथ को जलवा करके सीखते हैं। तो दैट्स फाइन, सीखना ज्यादा उत्तम है। तो उसके लिए भी जब कृतज्ञता आ जाएगी तो आपको कोई भी चीज नेगेटिव नहीं लगेगी, फिर आपको लगेगा सब बढ़िया है। ईश्वर ने जो भी दिया है, हमें जितनी बुद्धि दी है, हमें और भी सद्बुद्धि मिलती रहे और उसके हिसाब से हम कर्म करते रहें। सो दिस अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट इज डेवलप्ड यू विल बी एबल टू गो थ्रू लाइफ इन अ वेरी इजी मैनर। ठीक है, उसके बाद फिर आप किसी चीज से चिढ़ेंगे, घबराएंगे, परेशान होंगे नहीं। जो भी घटनाएं घटित होंगी आप उसे उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है इस बीच में। खींचने परेशान होने से तो समय भी जाया होगा, ऊर्जा भी जाया होगी, हमारा प्राण भी कम होगा। क्यों करना है? जितनी भी एनर्जी हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, सपोज करो कि आपके जो है आपने कुछ पैसे कहीं ऐसी जगह लगा दिए कि आपका नुकसान हो गया, तो आप क्या बाकी के पैसे भी लगाते रहेंगे क्या? नहीं ना। उनको तो आप बचाएंगे कि कम से कम ये हम सही जगह इन्वेस्ट करें, इनको हम ऐसे ना उड़ा दें। तो एनर्जी भी तो आपका एक पावर है। तो उस एनर्जी को आप उस चीज के लिए परेशान होने के लिए क्यों लगा रहे हैं? राइट। तो उस एनर्जी को उसी तरीके से आप सेव करना सीखिए, उससे भी हजार गुना ज्यादा बेहतर तरीके से, जितना कि आप मनी को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं, क्योंकि ये जीवन का अर्थ है, ये समय है, जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वो समय को नहीं गवाते। ऊर्जा, प्राण, ये है हमारे जीवन। ठीक है, काफी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, एक लॉजिक, एक दृष्टिकोण समझ में आ गया है। अब इसी परसेप्शन को हम थोड़ा आगे लेकर के जाते हैं। अब योग तो समझ में आ गया आपको स्टार्टिंग में। योग और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ में आ गई, कैसे आई, लोगों ने समझना शुरू किया मन कैसे काम करता है, प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, डिसऑर्डर्स के बारे में भी जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। पर इन दोनों का कनेक्शन क्या है, योग और मन का कनेक्शन क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब जो योग है, जिसे आप कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन, ऐसे ही बोलते हैं। और क्या कहते हैं योग को? समाधि भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं योग को? इसे कैवल्य तक जाने की अवस्था भी बोलते हैं। योग को कहते हैं एक ऐसा पड़ाव जिसके अंदर आप संभाव में चले गए। जीवन जीने की कला को भी योग बोलते हैं। और क्या कहते हैं योग को? और क्या क्या होता है योग? और होता है समत्वम योग उच्यते, कर्मशु कौशलम, ये सारी चीजें भी योग है। कर्म की कुशलता, इसको भी आपको समझाना है मुझे कि ये कर्म की कुशलता है क्या, जब हम भक्ति ज्ञान और वो सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के अब ये सारे काम होंगे कैसे? ठीक है, ये सारे काम होंगे टूल से। यानी कि गाड़ी को यदि किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, सपोज हमें इस हिमालय पर्वत पे यहाँ पे हमें पहुंचना है, यहाँ का हमें जल प्राप्त करना है, तो जो हमारी गाड़ी है उसको वहां तक जाने के लिए क्या क्या चीजें होनी है? सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए हमारा। डन। फिर क्या अच्छा होना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मन के माध्यम। मन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का अगर शरीर में गड़बड़ हो और मन ठीक हो तो वो सारे काम करेगा, मन के माध्यम से काम करेगा। किसी के मन में गड़बड़ हो तो वो शरीर से भी बेचारा काम नहीं ले पाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका मन उदास है ना, तो आपका शरीर कितना भी स्वस्थ हो वो आपको उठने नहीं देगा, जिद्दी होता है, सूक्ष्म होता है। पर यदि शरीर में कुछ हो गया है, जैसे स्टेफन हॉकिंग, शरीर में दिक्कत हुई पर मन की रफ्तार देखिए और उनके कंट्रीब्यूशन देखिए, गजब के कंट्रीब्यूशन। मन की शक्ति और मनोबल ऐसा है जो आपके शरीर की शक्ति को अपने आप बढ़ाने में सक्षम है, जो आपको ठीक करने में सक्षम है। ठीक है, वो है मन की शक्ति। उस मन को समझना, उस मन को साधना, उस मन का निग्रह करना, ये सारी चीजें योग के इस पथ पर हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है,
वो तभी तो होगा जब हम समझ पाएंगे कि ये है क्या। कोई चीज को समझेंगे ही नहीं क्या है, और हम पकड़ने चले, थामने चले, उसे कंट्रोल करने चले, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पर ये जो स्वास्थ्य है ये आसपास के लोगों से भी संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारा विस्तार तो इस धरती पे भी है। यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य, फिर क्या आता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी आ सकता है, इकोनॉमिक हेल्थ भी आ सकता है। पर यहाँ पे फाइनेंशियल सिर्फ मनी की बात नहीं है, रिसोर्सेज की बात है। यानी कि आपके पास सेफ्टी है कि नहीं। हम कहें कि आप किसी को ज्ञान दो, पर यदि वो भूखा है तो वो ज्ञान नहीं ले पाएगा, उससे पहले भूख मिटानी पड़ेगी। यदि आप कहोगे कि योग करो, पर वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे कभी भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, सेफ्टी नहीं है, तो वो बेचारा नहीं ज्ञान ले पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें भी आवश्यक हो जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों इम्पोर्टेंट हैं। पर क्यों इम्पोर्टेंट है धर्म, अर्थ, काम? मोक्ष के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे अब ये मोक्ष क्या है, क्या होता है, सब समझेंगे, बाद में समझेंगे। पर इस राह पर चलते हुए जो हमारा जीवन है, इसके अंदर हमें सारी चीजों पे ध्यान देना है। यानी कि आपका कर्म, आपके परिवार की स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, सारी चीजों के पर ध्यान देना है। आपको अपने कर्म पूरे निपुणता के साथ करने हैं, अन्यथा ये ऐसे ऐसा पथ नहीं है जो ऐसे ही आप अकेले निकल जाएं और हो जाएगा पूरा। कर्तव्य से भागना नहीं। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योग को लोग, खासकर अध्यात्म को लोग बहुत अलग तरीके से समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि घर बार छोड़ के और फिर समाधिस्थ होना, और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें लोग समझते हैं। ठीक है। पर क्या उसकी आवश्यकता है, बाद में डिस्कस भी करेंगे, और आपको बताएंगे भी कि सही तरीका क्या है। उससे पहले योग के बारे में एक और चीज आपको क्लियर करनी है। वो ये करनी है कि थोड़ी देर पहले जब हमने कक्षा का आरंभ किया था, तो मैंने कहा था कि योग जो है वो सोचते ही या तो कोई आसन आ जाता है आपके दिमाग में, या फिर कोई ट्री पोज में खड़ा हुआ नजर आ जाता है। अब आप नाम बताएंगे, जो फेमस फेमस योगी के नाम आप जानते हैं उनके नाम बताएंगे। अनम्यूट करते जाएंगे और बताते जाएंगे। रामदेव जी। रामदेव जी। ओके, मैं प्रेजेंट के योगियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, बहुत सुंदर। स्वामी महर्षि महर्षि, स्वात्माराम। स्वामी स्वात्माराम जी। स्वामी स्वात्माराम जी। महर्षि पतंजलि। महर्षि महर्षि पतंजलि, सुंदर। महर्षि श्री अरविंद घेरन जी। घोष। कौन? श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष जी, बहुत सुंदर। महर्षि अरविंद, हाँ। महर्षि महर्षि जो घेरन। ध्यान महर्षि रचना। किरण जी। ज्ञानवती जी, आप भी बताइए। हाँ। महर्षि महर्षि दयानंद दयानंद सरस्वती। सरस्वती। दयानंद दयानंद सरस्वती। सरस्वती जी, बहुत सुंदर। महर्षि रामचंद्र। और महर्षि स्वामी रामा। परमहंस योगानंदा। ओ, शिवानंद योगानंद सरस्वती जी। जी, बहुत सुंदर। महर्षि श्यामचरण लाहिड़ी। जी, बहुत अच्छा। और बीके एस स्वामी अयंगर जी। रामा। गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी। और बीके अय्यर। पुराने, और पुराने स्वा, युग के बारे में स्वामी जानेंगे। धीरेन्द्र रामचंद्र जी, ब्रह्मचारी। तुलसीदास जी। रामदास, स्वामी तुलसीदास धीरेन्द्र जी। ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, ऋषि बहुत वशिष्ठ सुंदर। जी, तुलसीदास जी। और अयंगर। अयंगर अयंगर। जी। ऋषि वशिष्ठ जी, ऋषि शर्माचार्य जी, वशिष्ठ जी। हम कबीर दास जी भी योग। कबीर दास जी। मेरे को पंडित कोई जी, भी यहाँ पे महिला योगिनियों के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ हमारे पास महिलाएं ज्यादा हैं, और आप सभी योगिनियां भी बनना चाह रही हैं या फिर बन चुकी हैं, पर आप नाम नहीं ले रही हैं। किसी का भी नाम तो लीजिए। आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। और बताइए। रानी लक्ष्मीबाई। हाँ जी। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जी योद्धा थी, मन से योगी रही थी, ठीक है, मान लेते हैं। और मीराबाई, शारदा मीराबाई, मणि, जो रामकृष्ण जी का जो पत्नी थे, शारदा मणि। शारदा माई, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत अच्छी विवे- बात है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। नचिकेता, निवेदिता बहन। हाँ जी, बहुत सुंदर। और मुक्ताबाई। ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई। जी जी जी, ठीक है।
तो आपने बहुत सारे, और मीराबाई, उनको तो छोड़ दिया आपने। ठीक है। मैंने बहुत ऐसे ऐसे सुना श्री था। माँ करके भी, अरविंद घोष का जो शिष्य थे श्री माँ जिसका नाम है, उन्होंने भी। श्री माँ। ठीक है, तो आपने बहुत सारे योगियों के नाम बताए। अब उनको जब आप डिवाइड करोगे, तो कुछ जो प्रेजेंट के योगियों के आपने नाम बताए ना, उन्हें यदि छोड़ दिया जाए, जो प्रेजेंट में रहे हैं, यानी कि जिनकी फोटोज उपलब्ध हैं, तुरंत वाली फोटोज उपलब्ध हैं, अगर इस सेंचुरी को, जो लेटेस्ट है, उसको छोड़ दिया जाए, जितने भी लोग बचे, उनमें से कौन है जिन्हें आपने शीर्षासन करते हुए देखा हो, या उनकी किसी फोटो को, या फिर कहीं किसी बुक में, पुस्तक में कहीं लिखा हो कि शीर्षासन, एडवांस आसन वो लगा रहे हो, देखा है कभी? विवेकानंद जी को देखा है कोई योग आसन करते हुए? श्री अरविंद जी को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस जी को देखा है? नहीं देखा, है ना? नहीं नहीं यानी कि मैम, ना नहीं देखा। मीराबाई को, ना कबीर दास जी को, और भी जो यहाँ तक कि जो हमारे ये रहे हैं, परमहंस योगानंद जी, ठीक है, एडवांस आसन कितने ही करते हो, और भी जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के योगी हैं वो एडवांस आसन क्यों नहीं करते थे? एडवांस आसन तो पहले सिखाया जाता है ना, कि अच्छा आप ज्यादा एडवांस आसन कर सकते हो, यानी कि आप बेटर योगी हो, आप बेटर योगा इंस्ट्रक्टर हो। इसका कारण ये है कि योग शरीर के लेवल पे सधने से ज्यादा आवश्यक है मन के लेवल पे सधना। ठीक है। और उन सभी का जो योग सधा है, जो उच्चतम अवस्था तक पहुंचे, यानी कि आपने जितने भी नाम लिए उनमें से कौन है जो समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त हुए हैं? हठ योग एक भाग है। आपने योगेश्वर जी का तो नाम ही नहीं लिया, श्री कृष्ण जी, आपने शिव जी का तो नाम ही नहीं लिया। ठीक है। यानी कि सबसे महान जो योगी हैं, कृष्ण जी को मैंने कोई एडवांस आसन करते नहीं देखा। ठीक है। और जो हमारे हठ योगी हैं शिव जी, ऑब्वियसली उनका तो रहा ही होगा कुछ एडवांस आसन। शीर्षासन में तो मैंने नहीं सोचा या समझा। तो कुछ तो है जो वो मन के बल पर करते होंगे, है ना? तो ये सारी ऊर्जा का विषय है, और मन के साधने से ही असली योग सधेगा, चाहे आप कितना भी एडवांस आसन लगा लें। शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, मन का स्वस्थ होना आवश्यक है, वातावरण का स्वस्थ होना आवश्यक है। तो 5 आयामों में आपके स्वस्थ की बात करी जा रही है। इंग्लिश में दोहरा रही हूँ, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। मैं रिपीट कर रही हूँ, WHO ने भी हेल्थ में यही 5 आयाम रखे हैं। पहला है हमारा फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ, यानी कि आपका विचार वाला या मानसिक स्वास्थ्य। फिर आए इमोशनल हेल्थ, जिसके अंदर भावनात्मक स्वास्थ्य है, और भाव भाव ज्यादा उच्च है, और विचारों से अलग तो हैं, कुछ तो अलग बात है उनमें, कुछ तो सूक्ष्मता है उनमें। सोशल हेल्थ, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य। और आखिरी वाला है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब आप में से कौन बताएगा कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? जी बताइए सुधा जी। मैम, सोशल, फिजिकली, मेंटली, सोशली, ये तीनों से अगर हम सच रहेंगे तो फिर हमारा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ आएगा। बहुत सुंदर, पर स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब, वर्ड का मीनिंग। फिजिकल, क्लियर, मेंटल एंड साफ। सोशल हेल्थ ही स्वास्थ्य है। ये तो आयाम हैं, ये तो टाइप्स हैं स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य का ओरिजिनल मतलब बताइए। बीमारियों से रहित रहना शरीर का ही स्वास्थ्य है। शरीर का स्वास्थ्य? फिर से शरीर का स्वास्थ्य बता रहे हैं? बीमारियों से रहित रहना कैसे थोड़ी, स्वास्थ्य? शरीर और मन से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य है। अच्छा, फिर यहाँ पे अध्यात्म गायब हो गया, आपकी आत्मा का क्या? मैम, स्वस्थ, व्याधि से मैं मुक्त जोर दे रहना रही हूँ इस स्वस्थ है। शब्द पर, मैम, स्वस्थ। स्व स्व मतलब श्वास, और स मतलब अपना शरीर। श्वास के द्वारा अपना शरीर को ठीक रखना ही है स्वास्थ्य। बस शरीर?
इसका नहीं अर्थ आत्मा। आधा आधा शब्द तो ठीक बताया आपने। स्व शारीरिक। मतलब स्वयं। मैम आधी स्वास्थ्य और मीन व्याधि से खुश मुक्त रहना। रहना ही स्वस्थ है। ये डेफिनेशन है, स्वस्थ का अर्थ नहीं है। स्वस्थ की डेफिनेशन तो परिभाषा। है। हाँ, परिभाषा तो हो गई। स्वयं में स्थिर आदि रहना। समस्त शारीरिक परेशानियों और वेलबींग। कष्टों के अभाव में जो बहुत स्थिति सुंदर। वहाँ होती है, मन और चेतना की अवस्था को स्वस्थ कहते हैं। बहुत सुंदर, यानी कि हमारी जो मन है, शरीर है, ये सारी चीजें आदि व्याधि से मुक्त हैं, तो स्वस्थ है। तो स्वस्थ है क्या? स्वस्थ है स्व में स्थित होना। कब होगा आदि व्याधि से मुक्त? ऐसा तो है नहीं कि बीमारियां आ नहीं पाएंगी बाद में, वायरस फिर भी आ सकता है। जब व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है तो वो स्वस्थ होता है। जी। वो स्व क्या है? वो स्व आत्मा है। जब ये व्यक्ति सच आज। बात। मैम, आप परमात्मा का जब मिलन होता है वही शास्त्र है ना, वही तो जोग होता है। हाँ, वो जोग होता है, पर उससे पहले वो स्वास्थ्य को धारण करने के लिए वो स्थिति होनी आवश्यक है। तो आप भी जो सही है अपने कुछ आप हद में तक। स्थित हो ठीक है। वही स्वयं हम्म। में ना स्वास्थ्य। बिल्कुल। यानी कि जब आप स्व, यानी कि अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं, जब आप उस आत्मा के अंश को समझ जाते हैं और उसी भाव में स्थित हो जाते हैं, तो आपके शरीर में और मन में यदि कोई भी बीमारी आती है वो आपको परेशान नहीं करेंगी, और वो आपके ऊपर रहेगा कि आप उन्हें कितना ठीक करना चाहते हैं और कितना नहीं। मन आपका टूल हो गया, मन के माध्यम से आप उनको ठीक कर सकते हैं, पर अगर वो कर्मों का परिणाम रहा, प्रारब्ध रहा, तो उनको सहेंगे भी तो आप उसे अलग रह के सह पाएंगे। वैसे ही जैसे आपको पता है कि पिक्चर में लोग रो रहे हैं, पर वो आपसे भिन्न है, आपसे अलग है। अब यहाँ पे फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आत्मा क्या है, आप क्या हैं। तो आज की कक्षा को हम इसी दिशा में थोड़ा सा और लेके जाते हैं। स्व में स्थित, स्वस्थ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्वस्थ, ठीक है, पर अभी तक यही डेफिनेशन रटी रटाई है हमने। यहाँ फिजिकली हेल्दी होना है, मेंटली हेल्दी होना है, पर स्वस्थ तब भी अचीव नहीं हो पाया। आयुर्वेद की डेफिनेशन भी पढ़ी है और वो बहुत उत्तम भी है, जिसके अंदर आपके धातुएं हों वो अच्छी हों, आपके जो दोष हों वो समावस्था में हों। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपने बहुत अच्छी पढ़ी है। ठीक है, मन है वो भी प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न है, वेरी गुड। पर स्व में स्थित होना, तो वो स्व कौन है? तो आज प्रश्न आता है, आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में? मोबाइल। मोबाइल। किसका मोबाइल है। मोबाइल है? मेरा मोबाइल। मोबाइल है। क्या ये मोबाइल मैं हूं? नहीं। 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 ठीक है, ये नो। मैं नहीं। आपको ये दिखाई दे रही, क्या है ये मेरा हाथ। हाथ? हथेली है, हाँ हथेली। हथेली। क्या ये मेरा हाथ है? पर क्या ये मैं हूं? नहीं। 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 हम जब बोलते हैं मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे बॉडी एक हो रहा है, आई एम हैविंग बॉडी एक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, जब हम बोलते हैं कि हमें मेरे शरीर में बड़ा ढीलापन लग रहा है, यानी कि मेरा शरीर, क्या ये शरीर मैं हूं? हाँ। नहीं ना। मैम जड़ है ये। ये तो जड़ है, पर ये कार्य कर रहा है, ये जड़ कार्य कर रहा है, चेतन की वजह से कार्य कर रहा है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। बहुत उत्तम। चेतन पता आत्मा है। तो है, पता तो है, पर क्या ये चीज हमेशा याद रहती है? नहीं रहती है याद। जैसे ही दर्द हुआ, वो ना सिर्फ हमें फील होता है बल्कि हम परेशान भी हो जाते हैं। ठीक है, मन से काम लेकर के उस पे काम भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर जैसे ही हम इस आत्म भाव में स्थित हो जाएंगे, आत्मा की डेफिनेशन में यदि आप भगवत गीता में भी जाएंगे, वहां पे भी बताया है, इसको आग जला नहीं सकती है, इसको कोई पंचतत्व मिटा नहीं सकता है, ये नश्वर से आप कह सकते हैं ना, अनश्वर है ये, इसको कोई एटर्नल है ये, मारी नहीं जा सकती। फिर किस बात का डर जब ये मरी नहीं सकती तो? किस बात का डर? पर फिर भी भय है, फिर भी सारी चिंताएं हैं, फिर भी सारे परेशानियां हैं। तो ये जो अगर चित्त
तक भी अगर हम चले गए, चित्त की भी डेफिनेशन जैसे आप समझ रहे थे और समझाने का प्रयास कर रहे थे, आज हमारा टारगेट ये रहेगा, थोड़ा आपने ओवरव्यू योग का जान लिया, साइकोलॉजी का जान लिया, मीनिंग जान लिया, स्वस्थ का मीनिंग जान लिया, तो आत्म का मीनिंग भी जान लें। ठीक है, और ये भी जान लें कि चित्त क्या है। आत्मा का मीनिंग आपको समझ में आ गया, तो सोचो कि जैसे ही, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब उस भाव में स्थित हो गए, जो सच सत चित आनंद है, तो वो आनंद में ही रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि करुणा नहीं होगी, वो तो अधिक मात्रा में होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या आप कार्य नहीं करेंगे, कार्य भी करेंगे, पर वो सारे कार्य धर्म युक्त कार्य होंगे। धर्म का अर्थ क्या हो गया अब यहाँ पे? रिलीजन नहीं है, हिंदू और ये सब धर्म नहीं है। धर्म वो जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में निश्चय और नियमित रूप से चल रहा है, उसके अनुसार कार्य होंगे। ठीक है, विवेक युक्त कार्य होंगे पहले तो। राइट। अब चित, सत चित आनंद हम बोल रहे हैं, स्वयं को तत्वमसि बोल रहे हैं। ठीक है, जो वह है वही मैं हूं। पर अगर ये भाव आ ही जाता, तो आपको अपनों से कभी नफरत होती ही नहीं, और दूसरों से भी नहीं होती। अगर ये भाव आ ही जाता कि जो वह है वो मैं हूं और वही सब में है, पर वो भाव आया नहीं ना, तभी तो सारे द्वंद्व द्वंद्व, सारी ईर्ष्याएं, सारे पंचक्लेश, सारे द्वेष हैं। कैसे आएगा वो भाव? अभ्यास से आएगा, वैराग्य से आएगा। यदि उससे भी ना आ पाया तो क्रिया योग से आएगा, उससे भी ना आ पाया तो अष्टांग योग से आएगा। आएगा, समझ से भी आएगा, ज्ञान से भी आएगा, भक्ति से भी आएगा, पर सर्वाधिक प्रणिधान से और समर्पण से आएगा। ठीक है, उस पे भी जाएंगे, कैसे होता है, कैसे करना है। चित्त को भी समझ लेते हैं, आत्मा को समझ लिया है, चित्त को भी समझ लेते हैं, आत्मा उनका अंश है, सब कुछ आपने समझ लिया है। ठीक है, चित्त को भी समझ लेते हैं। आपने कहा मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों को मिला के चित्त होता है। कुछ जगह पे कहते हैं मन अलग, बुद्धि अलग, अहंकार अलग और चित्त अलग। ऐसा भी सही है। तो चित्त को आप ऐसे समझ सकते हो कि चाहे ये भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान काल का हो, चाहे भविष्य काल का हो, ये एक स्टोर हाउस है, एक आशय की तरह है। सिर्फ कर्माशय नहीं, आशय, केवल आशय। किसका आशय? मन की वृत्तियों भी इसके ऊपर अंकित हो रही है। भूतकाल में जो हुआ वो भी इसके ऊपर है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो भी एड ऑन हो रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, जो लहरें हैं वो इसी के भीतर हो रही हैं। मन भी इसी के भीतर है, जो इच्छा करना जानता है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, वो दोबारा दोबारा से इच्छा करता है, कार्य करता है, उसके लिए चीजें होती हैं। तो मन बुद्धि अहंकार, अहंकार सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो जो आई फैक्टर है, ये ईगो वाला अहंकार केवल नहीं है, यहाँ पे आता है कि हमारे होने का अहंकार, यानी कि मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ, पर वास्तव में क्या हम बोल रहे हैं, या फिर केवल तत्व बोल रहे हैं, या फिर केवल गुण बोल रहे हैं, या फिर ईश्वर खुद बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। पर जैसे वो अहंकार है, तो उस अहंकार से जुड़ी हुई सारी परेशानी है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, तो एक डॉक्टर बन जाता है, एक पेशेंट बन जाता है, एक टीचर बन जाता है, एक स्टूडेंट बन जाता है। खेलते हैं, एक दूसरे को डायलॉग्स बोलते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी डांटते हैं, कभी इलाज करते हैं, कभी कुछ करते हैं। खेल जैसे ही खत्म होता है वो वापस से बच्चे बन जाते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही डॉक्टर का टैग लगा, हम वो डॉक्टर हो गए। अब डॉक्टर होने के नाते उसके बाद किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम तो डॉक्टर हैं, आपने हमें कैसे बोल दिया? हम वो टैग नहीं हटा पाते हैं, जोड़ लेते हैं हम अपने साथ वो टैग। ऐसे ही मनुष्य होने का भी एक टैग लग जाता है। ऐसे ही, हालांकि मनुष्य होने में यदि सक्षम हो गए तो सारी परेशानियां हल ही जो हो जाएंगी। मनुष्य, जिसके पास मन है वही तो मनुष्य है। तो इस पर ये मन आपका असिस्टेंट है, बॉस बना फिरता है। अब बॉस तो आप हो, पर चलते मन के अनुसार हो। मन कहेगा क्लास कर लें तो कर लेंगे, मन कहेगा सो जाते हैं तो सो जाएंगे, मन कहेगा कि आइसक्रीम खा लेते हैं ठंड में तो खा लेंगे।
यानी कि हमने अपने आप को असिस्टेंट बना दिया है हमारे मन का, जबकि जस्ट इससे अपोजिट काम चल रहा है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी से कल शुरुआत करेंगे, ठीक है, मन से ही रिलेटेड। पर आज आपने ये समझ लिया कि चित्त क्या है, आशय है। कैसा आशय? जिसके ऊपर चीजें अंकित भी हो रही हैं, नई भी बन रही हैं, उभर भी रही हैं। समंदर है उसके भीतर, वो पूरा एक तरीके से क्लियर है। ठीक है, चित्त तो क्लियर है। चित्त को ही तो, चित्त शुद्धि जो मेन उद्देश्य है योग से पहले, योग होने के लिए किसकी आवश्यकता है महर्षि पतंजलि के अनुसार? चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है। पुराने कर्मों की शुद्धि, आपके विचारों की शुद्धि, आपकी भावनाओं की शुद्धि, आपके प्रेजेंट की इच्छाओं की, सारी चीजों की शुद्धि। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ऐसे स्टिल हो जाएंगे पत्थर की तरह, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या कुछ और घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत होती है शुद्धि से। जैसे पहले हम रूम को साफ करते हैं तब उसके अंदर ऊर्जा आती, ऐसे ही शरीर को साफ करेंगे तब तो उसके भीतर वो खाना लगेगा। मन को साफ करेंगे तब तो उसके भीतर वो ईश्वर वाले विचार आएंगे। जब हमारी ऊर्जा उस लेवल की हो जाएगी, पात्रता उस लेवल की हो जाएगी, तब तो ईश्वर की शक्ति भीतर प्रवेश कर पाएगी। तब तो हम अच्छे काम कर पाएंगे, तब तो हम खुद को समझ पाएंगे, तब तो हम मुस्कुरा पाएंगे, तभी तो हम कुछ बांट पाएंगे और अपने आप को जिस उद्देश्य के साथ हमारा जन्म हुआ है उसको जी पाएंगे। ठीक है, तो ये शुद्धि की आवश्यकता है। डेकोरेट करने से पहले क्लीन होना चाहिए मामला। मिट्टी के ऊपर आप कलर करने जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हमारा इंटेंशन है क्लीन करना, बाकी का काम अपने आप हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं ना कि ऊर्जा ले लें, ऊर्जा ले लें, ये हो जाए वो हो जाए, नो नीड। बस क्लीन कर लो। ईश्वरीय सत्ता खुद तैयार बैठी हुई है आपको ढूंढने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपके माध्यम से लोगों का भला करवाने के लिए, आपके भीतर वो प्रेरणा पैदा करने के लिए जो आप अपने हर पल को सही दिशा में लगा पाए, अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप निभा पाए, अपने परिवार को, समाज को, देश को और पूरे विश्व के लिए कुछ ऐसा कर पाए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। ईश्वरीय सत्ता तो तैयार है, पर हमारे दुर्भाव, हमारे भय, हमारे विचार जो दुर्विचार हैं वो सारे शुद्ध तो हो, मन शुद्ध तो हो। उसी का नाम योग के पथ पर चलना है। उस शुद्धि को करते जाना है, धुलाई होती जाएगी और फिर उसके बाद रंगाई का कार्यक्रम बाद में चलेगा। ठीक है, तो चित्त आपको समझ में आ गया है क्या है? ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर से आता है, आपको खुद ही पता है ये सब एक ही तत्व है, लहरें हैं। और जिन्होंने कभी योग नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी अध्यात्म की चीजें नहीं जानी, उन सभी से आज क्षमा प्रार्थना भी है, क्योंकि आज शायद आपकी दृष्टियां थोड़ी सी ऐसे खुल गई होंगी और आपको लगा होगा कि पहली ही कक्षा में हमने ये क्या सब कुछ जान लिया है। ठीक है पर पर मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो, उतावला नहीं होना है। पर हाँ, वर्ड मीनिंग समझने के लिए मुझे ये सारी बतानी पड़ी चीजें। ऐसा ना हो कि आप योग सिखाते चले जाएं योग को, अर्थ को जाने बिना। आप चित्त की शुद्धि करते चले जाएं और चित्त को जाने बिना। आप स्वस्थ होने के मार्ग पे और दूसरों को स्वस्थ करने में लगते जाएं और स्वस्थ को जाने बिना। आत्मा को बोलते जाएं कि आत्मा है, हम आत्मा है, दूसरों में आत्मा भाव में स्थित होना है और प्रेम बांटना है, आत्मा को जाने बिना। तो आज हमने सब चीजों को जाना है। साइकोलॉजी को पढ़ते जाएं साइको को जाने बिना। योग को जाने बिना हम योग को धारण नहीं कर सकते और सिखा नहीं सकते। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो इस तरीके से समझा है हमने सारी चीज। और क्लास को हम एंड करेंगे छोटी सी स्टोरी से। ठीक है, उसी स्टोरी के साथ हम एंड कर देते हैं, कल एक नई स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे। तो ये स्टोरी कौन सी है? ये स्टोरी है हमारी शेर की स्टोरी। तो सारे लोग तैयार हो जाओ एक जंगल की स्टोरी सुनने के लिए। कमर गर्दन सीधी, बूढ़ों की तरह नहीं बैठना है आप सभी को, योगी हो आप लोग। ठीक है, ऐसे पढ़ पढ़ के लेट लेट के कुछ नहीं होने वाला। रीढ़ की हड्डी सीधी और मन में उत्साह उमंग। आइए हम उस स्टोरी को सुनते हैं। तो ये स्टोरी है एक जंगल की। एक जंगल में एक शेर की फैमिली रहती थी, जिसके अंदर एक शेर, शेरनी
ठीक है, और दो छोटे छोटे बेबी कप्स जिनका जस्ट अभी अभी पैदा हुए वो, ठीक है, यानी कि अभी कल परसों में ही पैदा हुए। फैमिली बड़ी खुश थी कि चलो हमारे छोटे छोटे बेबी कप्स भी आ गए हैं, छोटे छोटे शेर के बच्चे बच्चे। पर उन्हें पता चला वो जंगल कटने वाला है। जैसे उन्हें पता चला जंगल को काटने वाले हैं और वहां पे मॉल बनने वाला है, ध्यान से सुनना सारी स्टोरी, मॉल बनने वाला है, तो अब हमें जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जान खतरे में है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम जंगल को छोड़ के आज शाम ही निकल जाएंगे, नहीं तो कल खतरे में आ सकते हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि कैसे बिल्ली अपने बच्चों को ऐसे मुंह में दबा के ले जाती है ना, देखा है ना आप सभी ने, ठीक है। तो शेर ने एक छोटे से बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया, एक शेरनी ने एक छोटे से बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया, और फिर वो निकल गए। शाम को जाने लगे, थोड़ी ज्यादा हड़बड़ाहट हुई। जैसी आवाज आई वहां पे कुछ मशीनों की, तो वो थोड़ा भागने लगे। भागते भागते शेर के मुंह में से एक छोटा सा बच्चा गिर गया गड्ढे में। मिला नहीं, उन्होंने कोशिश करी ढूंढने की, वो मिल नहीं पाया रात के अंधेरे में, और फिर उन्हें डर के मारे अपना जीवन बचाने के लिए भागना पड़ा। चले गए। अगले दिन शेर के बच्चे ने थोड़ी थोड़ी सी आंखें खोली। चल फिर तो इतना सकता नहीं था, उसने देखा मेरे आसपास हिरणों का झुंड है। तो फिर उस शेर के बच्चे को लगा शायद यही मेरे माता पिता हैं। हिरणों को भी दया आ गई। उन्होंने सोचा कि छोटा सा शेर है, इसको पाल लेते हैं। दोनों साथ साथ रहने लगे। शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, कुछ कुछ चीजें खेलने लगा, खाने पीने लगा, और बस इसी तरीके से वो थोड़े ही दिन बीते थे। हिरणों का झुंड ऐसे ही निकला हुआ था, पीछे पीछे शेर खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। और वहां पे किसी की एंट्री हुई दहाड़ते हुए। किसकी एंट्री हुई? बड़े से शेर की एंट्री हुई। शेर की एंट्री हुई, शेर ने सोचा आज तो मेरे को एक लंच, एक हिरण चाहिए, लंच में एक हिरण चाहिए, आज तो मैं एक हिरण को पकड़ के ही रहूंगा। तो शेर ने जैसे ही देखा पूरा हिरणों का बड़ा सा झुंड है, उसके पीछे एक दौड़ लगाई। हिरण भागने लगे जोर जोर से। हिरण भागे पीछे पीछे, शेर का बच्चा भी भागने लगा क्योंकि वो उन्हीं के साथ था। तो जो बड़ा वाला शेर था उसे बड़ी कंफ्यूजन सी हुई, यार हिरण भाग रहे हैं ये मुझे समझ में आ रहा है, ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है, इसे क्या पड़ी है भागने की। उसने सोचा हिरणों को छोड़ो, पहले तो मैं इस शेर के बच्चे को पकड़ता हूँ, ये क्यों भाग रहा है, ये मेरे से डर के क्यों भाग रहा है। वो गया और उसने जाके दबोच लिया उस शेर के छोटे से बच्चे को, और उसकी हार्ट बीट बढ़ गई छोटे से बेबी कब की। बोला मेरे को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मत मारो मत मारो। बोले तो शेर का बच्चा है, तो क्यों भाग रहा है? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं हिरण हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मत मारो मत खाओ। और उसको ले जा करके, जब वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था, ले जा करके और पटक दिया उसको कहाँ पे, नदी के किनारे। और बोला जरा झांक के अपना चेहरा तो देख। उधर शेर ने झांका, उधर शेर के बच्चे ने झांका, देखा कि अरे ये थोड़ा थोड़ा शक्ल मैच तो कर रहा है, यानी कि मतलब मैं हिरण नहीं हूँ। जैसे उसे रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो शेर का बच्चा हूँ, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, तो वो बिल्कुल ऐसे हो गया, हाँ मैं तो शेर का बच्चा हूँ, मैं क्यों डर रहा। फिर बाद में रियलाइज हुआ हैप्पी एंडिंग के लिए कि वो उसी के पिताजी थे। ठीक है, यानी कि फैमिली में वो शेर का बच्चे को अपनी फैमिली मिल गई, स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। अब स्टोरी के, आपको स्टोरी तो अच्छी लगी होगी, स्टोरी के 7 या 8, हो सके तो 10 मॉरल्स बता दीजिए। 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट में बता दीजिए। अनम्यूट सौम्या जी, शुरुआत करते हैं आपसे, सौम्या चौहान। तो मैम इसमें पहला तो पॉइंट यही है कि जैसा हमारा रहन सहन होता है उसी प्रकार हम्म, हमारी जीवन शैली हो जाती है, तो हम उसको वैसा ही अपने आप को समझने लग जाते हैं। बहुत अच्छे, जैसी ये तो संगत पहला वैसी पॉइंट। रंगत। आप जिन लोगों के साथ ये रहते जैसे हैं, संगत वैसी लगना। हाँ, और जैसे जैसे आपका रहन सहन होगा, आप भी उसी में ढलते चले जाएंगे, आप अपने आप को वही मानना शुरू कर दें। जी। ठीक है, बहुत उत्तम। नेक्स्ट मॉरल, बहुत थैंक यू सौम्या जी। नेक्स्ट मॉरल, चांदनी जी। खुद को पहचानना जरूरी है कि हम, हमारा किस लिए जन्म हुआ है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। खुद को जानना जरूरी है। जैसे ही हाँ आप जी खुद मैम। को रियलाइज कर लेते हो, खुद को पहचान जाते हो,
तब फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे जीवन का लक्ष्य अच्छे, समझना। हाँ जी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट सरिता जी। कभी कभी। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते। कभी कभी अपनी पावर समझने के लिए हमें दूसरों की भी नीड होती है कि हम अपनी पावर समझ नहीं पाते। जैसे मतलब वो शेर कोई का तो बच्चा आता था है वो। और बताता है, हाँ कोई हाँ। हमें रियलाइज करवा देता है, जैसे हनुमान जी को बताया था कि भाई आपके भीतर ये शक्तियां हैं, कोई बताने वाला भी हो जाता है। तो ऐसे यस आपको मैम। बताने वाले पुस्तकों में से भी कोई ना कोई आपको बता देगा, कोई टीचर बता देगा। ठीक है, पर वो बताए को थोड़ा समझिएगा जरूर। बहुत सुंदर। आरती जी, आरती शर्मा। स्टूडेंट्स भी मेरे को लग रहे हैं यहाँ पे वैसे तो। आप हाँ मैम। ये भी बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, इफ यू विश टू। मैम मैं आरती शर्मा मेरा नाम है, मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हूँ। बहुत मैं अच्छा। एमएससी योगिक साइंस कर रही हूँ पतंजलि यूनिवर्सिटी से, वेरी गुड, वेरी डिस्टेंस गुड, कोर्स। बताइए। हाँ। हाँ जी मैम। इससे हमने ये सीखा कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। बहुत अच्छे। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बहुत ही अच्छा है। यस। यानी कि भीड़ हो सकता है एक ही दिशा में जा रही हो और बहुत खुश भी नजर आ रही हो वो भीड़। हो सकता है वो भीड़ मस्त मजे में अपना जिंदगी काट रही हो और आपको लगे कि हाँ यहाँ पे आनंद आएगा। पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, खुद को पहचाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू आरती जी। नेक्स्ट मयंक जी बताइए। अपने डर से डरना। अपने डर से आगे बढ़ना है, डर के आगे जीत है। बहुत सुंदर। अगर कोई गिवन मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है वो हम्म। बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है। और थैंक यू सो मच मयंक जी, बहुत ही उत्तम आपने बताया। नेक्स्ट शिवाजी। हाँ मैम, मेरा नाम डॉक्टर शिवा साहू। बेसिकली मैं भोपाल से हूँ। एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, और मेरा मास्टर्स मतलब चल रहा है इन योगिक साइंस, बहुत लास्ट सुंदर। सेमेस्टर। वेरी। मेरे को एक डायलॉग याद आया मैम कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो वो थॉट मैं ना बोलना चाहूंगा कि अपने आप को जानना चाहिए कि हाँ। एग्जैक्टली exactly अपन को करना क्या है अपनी लाइफ में। तो बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच डॉक्टर शिवाजी। आकांक्षा जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुन नहीं पा रहे हैं हम। अभी भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं आप। हाँ नहीं आ पा रही है, कोई बात। हाँ आपकी मुस्कुराहट हमने देखी, आपने खूब एंजॉय किया स्टोरी को, आपका मॉरल कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। जी ज्ञानवती जी, ज्ञान दीजिए थोड़ा। सादर प्रणाम, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए। जी आप बोलिए। प्रणाम गुरु माँ। मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से हूँ और मैं एक साधारण गृहिणी हूँ और मैं लेखिका हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कहानी की स्टार्टिंग थी कि जंगल कटने वाले हैं और हमें मतलब तुरंत हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें त्वरित निर्णय लेने की जो है क्षमता होनी चाहिए। और हम जैसी संगत में रहते हैं उसी हिसाब से हम अपना काम मतलब करते हैं। और जब हम अपने स्व का ज्ञान कर लेते हैं, हमें स्व का ज्ञान हो जाता है, तो हम किसी भी परेशानी से पार पा सकते हैं। जी। बहुत सुंदर। लेखिका कभी साधारण नहीं हो सकती, ये बात आप जान लें। आप अपने शब्दों से बहुत कुछ बदल सकती हैं। चलिए, बहुत अच्छा कि हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और उससे पहले भी जंगल नहीं काटने चाहिए। ये भी एक अच्छा हमारा वो है जी। मौत। और जी। जी और गुरु माँ। बताइए, बताते जाइए। नेक्स्ट रुक जाइए, एक बार मैं देख लेती हूँ। करिश्मा जी आपका हुआ, करिश्मा जी आप बताइए। गुरुमा प्रणाम। मैं भोपाल से हूँ, अभी मेरा मास्टर्स योग में कंप्लीट हुआ है। इस स्टोरी से मुझे लगता है ये सीख मिली कि लाइफ में बहुत अनसर्टेन है, जिसमें जो भी होता है कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे वो कप्स को लगा होगा स्टार्टिंग में कि उसे तो पता ही नहीं था उसकी लाइफ है या नहीं, बट उसे लाइफ हिरण ने दी और बाद में उसे अपनी रियल आइडेंटिटी भी मिल गई। तो इसीलिए हमें अपने रास्ते पर चलते जाना चाहिए, कभी ना कभी हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी।
बहुत शुक्रिया। सुंदर। जब ईश्वर का साथ होता है उसके बाद फिर हर परिस्थितियों में आपको पता नहीं किस रूप में आपकी कहाँ से आपकी सेवा हो जाए और वो प्रेम आपके ऊपर झड़ जाए। बहुत सुंदर करिश्मा जी। ममता जी। नमस्ते गुरु माँ। सादर मेरा प्रणाम। नाम ममता रानी है। इस स्टोरी से ये सीख मिलती है, जैसे कि हिरण ने उस बच्चे के प्रति दया दिखाई, उसको अपने साथ रखा। तो ये होना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। अडॉप्शन की सीख मिलती है इससे हमें, है ना। यानी कि बहुत सारे लोग जो अबॉर्ट वगैरह कर देते हैं इसके बदले, और जो उनको प्रॉब्लम है तो सारी चीजों में परेशान होने की बजाय अडॉप्शन का मामला सीखना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम के रूप में अपनाना आना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट मीनाक्षी जी। थैंक यू ममता जी। सादर प्रणाम। अनम्यूट कीजिए पहले। नाम हाँ। गुरुमा। सो इससे बेसिकली मुझे लगता है कि समझदारी, मतलब ताकत के साथ अक्ल और संयम का होना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है मैं शेर का बच्चा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ताकत के साथ मेरे को जरूरी है कि मेरा अक्ल भी उस लायक करना चाहिए कि मैं कितना सही उसमें जा सकता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी कि सिर्फ इतना नहीं कि जैसे एक एड भी आती है, एथलीट का बच्चा है, पर आपका जो श्रम है, आपका जो इनपुट है वो मायने रखता है। जी पूनम जी, आपकी बारी। थैंक यू मीनाक्षी। पूनम जी। छोटी सी। प्रणाम गुरु माँ। सादर प्रणाम। आपकी बिटिया का नाम बताइए, गुड़िया का। बताओ, नाम बताओ। दीदी सराटकर। ओ, प्रणाम। जी, जी मैं बोलिए। पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। आपकी स्टोरी मेरी बेटी ने बहुत एंजॉय करी। एक्चुअली उसको जैसी थोड़ी सी पास में थे, उसको स्टोरी समझ बहुत में अच्छा। आई तो वो फर्स्ट से पास में आ गई। मैंने कैमरा भी ऑफ कर दिया था उस समय। तो उसने एंजॉय किया और बोले थे मामा मुझे रात को वापस यही स्टोरी सुनाना। तो थैंक यू सो मच। ओके, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छी लगी स्टोरी? यस। यस बोलो। यस। थोड़ा सा। कोई बात नहीं। ज्योति जी आप बताइए। बस इसको लेके और उसके बाद फिर एक स्पेशल मॉरल आप तक पहुंचाएंगे। जी ज्योति जी, उत्तराखंड से हैं आप। सादर प्रणाम। मैं इसमें मुझे ये समझ में आया कि कभी भी जब आप परेशानियों में हो तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, अपने संयम को बना के रखना है, ताकि हम उस परेशानियों से लड़ सकें। बहुत सुंदर। धैर्य एक बहुत बड़ी चीज है। संयम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और जो धैर्य रख सकता है, अधीरता तो पाप कहा जाता है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच ज्योति जी। अब जाते जाते एक मॉरल आप हमारा भी सुनते जाइए। वो मॉरल ये है कि शेर का बच्चा शेर होता है। अब आपसे ये प्रश्न है, क्या आप सभी मानते हैं कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं? क्या हम ईश्वर हैं? कल से तथास्तु नहीं। शुरू कर दीजिएगा। नहीं? नहीं। जैसे एक और हमारे पास मीनाक्षी ने कहा कि शेर का बच्चा तो है, पर वो क्या अभी शिकार कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी उसे एक बहुत लंबी राह तय करनी है, उसको वो सारे गुण अपने भीतर साइड धारण में बैठो। करने हैं, वो साहस धारण करना है जिसके माध्यम से वो वैसा बन सके। तो हम बंदर की संतानें नहीं हैं। हम देवता के, हम भटके हुए देवता हैं। ठीक है। भटके हुए देवता। हमारे भीतर देने की क्षमता है। हमारे भीतर वो सारे गुण व्याप्त हैं, मौजूद हैं। पर वो मेहनत, वो स्ट्रगल, वो संघर्ष, और वो जो आपका परिश्रम लगेगा नित्य प्रतिदिन, तब जाके हम उनके वास्तव में अंश कहला पाएंगे। और मनुष्य तो भगवान का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा है, कि मन उसी के पास है। बकरी का मन करे कल को हमें थोड़ा पॉलिटिक्स में चेंज लेके आना है, वो नहीं कर पाएगी। उसका मन करे रेस्टोरेंट में जाके आज हमें पिज्जा खाना, नहीं कर सकती। वो इच्छाएं केवल हमारे भीतर आ सकती हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भगवान का सबसे बड़ा बच्चा होने के नाते, इंसान या मनुष्य होने के नाते, कि हम इस उनके बनाए इस घर को कैसे बेहतर बना सकें। घर को बेहतर बनाते हैं ना बड़ा बच्चा होने के नाते। तो उसके लिए खुद का सुधार, स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। वहां से करते 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 आपसे जो बन पड़े वो हम करते जाएंगे। तो अपने आप को उन परम सत्ता का अंश मानिएगा। पहली चीज, भय नहीं करना है, क्योंकि हम सतत सही रास्ते पे हैं।
यदि हमारा कार्य उत्तम है, भय की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम उन बच्चों की संतान है। छोटा बच्चा सोचते है क्या, अच्छा रात को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बस उसे पता है कि हाँ ईश्वर है और वो है, ठीक है, वो हमारे पिता है, माता पिता के ऊपर वो समर्पण कर देते हैं। हम बड़े बच्चे हो गए हैं अब, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, और आप जिस योग विधा को सीख रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से सीखेंगे, समझेंगे, और खुद के ऊपर लगाएंगे, धारण करेंगे, स्वयं का सुधार करेंगे, और अपने आसपास वो प्रेम, वो वात्सल्य और उस योग के गुणों को बांटेंगे, जिससे ये क्लियर हो सके कि हम भगवान के ही बच्चे हैं, किसी शैतान के बच्चे नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी बात को आज समाप्त करते हैं, इस स्टोरी को भीतर धारण करते हुए। आइए, सभी के लिए, जैसे हमने गायत्री मंत्र से शुरुआत करी थी, इसी तरीके से हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए यहाँ से मंत्र बोलेंगे, शुभकामना मंत्र। आप में से जिनको प्रार्थना मुद्रा में रखना हो या फिर ब्रह्मांजलि मुद्रा में किस तरीके से रखना हो, तो यह भी उत्तम है। पूरे धरती के लिए, विश्व के लिए शुभकामना। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। खूब खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और सारे कर्तव्य को बढ़िया से करते रहें। हैप्पी लर्निंग, सादर प्रणाम। चलो अब कौन चाहिए।